बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, आप सबको जुमा मुबारक हो। नाज़रीन, ईद में अब चंद ही दिन बाकी रह चुके हैं और हज भी बहुत करीब है। बहुत से लाखों फर्जंदान इस्लाम सादत हज हासिल करने के लिए इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं और सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि रवां साल हज के मौके पर खुतबा हज दुनिया भर में बोली जाने वाली लगभग 35 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा, ताकि मुख्तलिफ ममालिक के जो मुसलमान अपनी ज़ुबान में खुतबा हज सुन रहे होंगे उसे समझ भी सकें। जी हाँ, तो अगर आपको बताएं कि वजारत के मुताबिक खुतबा हज को इंग्लिश, फ्रेंच, इंडोनेशियन, तुर्की, फ़ारसी, रूसी, चीनी और दीगर आलमी ज़ुबानों समेत कई अहम ज़ुबानों में बराह रास्त तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ज़ायरीन के लिए खुतबा हज को कौमी ज़बान उर्दू के साथ साथ इलाकाई ज़ुबानों पंजाबी और पश्तो में भी नशर किया जाएगा, जो कि बड़े खुशाइन बात है। और इसका मकसद भी यही है कि तमाम लोग खुतबा हज के मकसद को समझ सकें और उसकी फजीलत को, उसके कहा क्या जा रहा है। बेसिकली तो ज़बान का इतना बड़ा गैप है, क्योंकि अरबी हमें समझ नहीं आती है, बहुत सारे ममालिक के लोगों को अरबी समझ नहीं आती है। तो ये सिर्फ अरबियों के लिए नहीं है। इस बार हज का जो खुतबा होगा पूरी दुनिया उसको सुन पाएगी और समझ पाएगी कि आखिर कहा क्या जा रहा है। बिल्कुल, और सऊदी हुकाम का इस बारे में कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुतबा हज दुनिया भर में लाखों अफराद तक पहुँचाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस रूहानी पैगाम से मुस्तफ़ीद हों। और माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ ज़ुबानों में खुतबा हज की नशरियात बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्लामी तालीमात और हज के पैगाम को आम करने में अहम किरदार अदा करेंगी। तो हम दुआ करते हैं कि जितने भी फर्जंदान इस्लाम फ़रीज़ा हज के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, ये सादत हासिल करने के लिए इबादत को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और हमें भी सुन्नत इब्राहिमी पर अहसन अंदाज में उसकी असल रूह के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, अब आ जाते हैं टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान से मुज़ाकरात में मस्बत इशारे मिल रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द भी आज तेहरान जा रहा है। देखते हैं मुआहिदा होता है या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये कहा जा रहा है, अगर ईरान से मुज़ाकरात में मस्बत इशारे मिल रहे हैं तो अमरीका को भी लचक दिखानी होगी, ताकि इन मुज़ाकरात को यकीनी बनाया जा सके। इस पर क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी बात होगी माहिरीन के साथ। और फिर बात होगी ईद उल अज़हा की, जिसकी आमद के साथ ही पंजाब समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ख़रीदारों और व्यापारियों का रश बढ़ने लगा है। मौसम भी शदीद है और वक्त भी कम है, रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी शायद रेट कुछ नीचे आ सकें, क्योंकि इससे पहले माजी में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान भी जानवर जाता था, अब ईरान भी जाता था, तो बॉर्डर्स बंद होने की वजह से इस बार शायद हमें निस्बतन रेट्स में कुछ कमी ईद के करीब देखी जा सके। तो जायज़ा लेंगे मंडियों का। उसके बाद बात करेंगे ईद पर मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई। कराची में रात का दर्जा हरारत भी बढ़ने का इम्कान, लेकिन रात गए जो होने वाली बारिश है इससे दर्जा हरारत में कितनी कमी वाक़ई होगी, इस पर भी होगी बात तफसील के साथ। और ईद की असल खुशी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का नाम है। हकीकी ईद वही है जिसमें दूसरों का ख्याल भी रखा जाए। कैसे रखें दूसरों का ख्याल और अपनों के साथ खुशियाँ मनाना भी कितना ज़रूरी है, इस पर भी बात होगी। और उसके बाद बात होगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज भी एहतियाती तनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 10 लाख जानवरों और पौधों की नस्लें मादूमियत के ख़तरे से दो चार हैं। तो किस तरह से इनको बचाया जा सकता है, हम देखते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे इर्द गिर्द से। बहुत सारे जुगनू, जिस तरह से तितलियाँ, ये सब वो चीज़ें हैं जो ख़त्म होती चली जा रही हैं, मादूमियत का शिकार हैं। इस पर भी तफसील से बात होगी, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने स्वीडन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेटो के इजलास में फ़ौजी तैनाती के मसाइल पर बात करूँगा और अबनाए हुर्मुज़ में टोल सिस्टम का निज़ाम सिफारती मुआहिदे को नाकाबिल अमल बना देगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है उससे वो बहुत ही मस्बत इशारे उनको मिल रहे हैं और बड़े पुरुमीद हैं। और पाकिस्तानी वफ़द जो है वो भी आज तेहरान आ रहा है। तो जी, इस हवाले से हम भी बड़े पुरुमीद हैं। अगर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी बड़े पुरुमीद हैं तो फिर उन्हें लचक का मुज़ाहिरा भी करना जी, उम्मीद से तो सभी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज की वजह से एक खटका सा लगा रहता है और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो तबीयत है उसके बरखिलाफ़ वो इस मुआहिदे को कम अज़ कम देर पा और मुस्तकिल बुनियादों पर अमली बनाने पर कारबंद हो सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पर बात करने के लिए डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहबा, हमारे आलमी मूड। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से दो रुख से खबरें आ रही हैं, रॉयटर्स की तरफ से भी, अरब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। एक तो उनका जाना ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी पेशरफ समझा जा सकता है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि इस बार पाकिस्तान का ये कहना है कि मुश्तबा खामनाई के साथ मुमकिन तौर पे फील्ड मार्शल की मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी हौसला अफजा हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने अंदाज में धमकी तो दे देते हैं, लेकिन साथ में मार्को रूबियो जो बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि चीज़ें हल होने के करीब हैं। तो आपको लग रहा है कि फाइनली पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी काम करने जा रही है? आपको ज़्यादा इम्कानात किसके दिखाई दे रहे हैं, ईद से पहले या बाद में, जंग या मुस्तकिल अमन? देखिए, अनफॉर्चुनेटली सुबह सुबह ये बात करनी तो पड़ेगी। आप तो बहुत बेहतरीन तरीके से दिन का आगाज़ करते हैं अपनी इतनी खिलखिलाती हुई ज़िंदगी से भरी हुई आवाज़ से, माशाल्लाह। लेकिन जंग जो है वो बहरहाल हालात के पेश नज़र हमें बार बार इस पे बात करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आप सही कह रही हैं, ना चाहते हुए भी। तो जंग जो है वो टेबल से अभी तक हटी नहीं है। जंग जो है अपनी जगह पे मौजूद है। ईरानी जो हैं वो मुकम्मल तैयारी में है, अपने मीडिया पे, अपने थिंक टैंक्स पे, इवन उनका जो इंटेलिजेंसिया है वो भी खुल्लम खुला इस बात की बार बार इसको दोहरा रहा है कि हमें पता है जंग आ रही है और हम जंग के लिए तैयार हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खौफज़दा करने वाली बात भी है कि जिस पर जंग मुसल्लत होनी है वो जंग के लिए ज़रूरत से ज़्यादा तैयार हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक हमने जो इस्तेमाल किया है असलहा, उससे बहुत ज़्यादा खौफनाक जो है हमारे पास और आर्सेनल मौजूद है, तो हम जंग के लिए तैयार हैं। जहाँ तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है तो डिप्लोमेसी जो है वो मुसलसल जारी है। पाकिस्तान जो है वो फोर फ्रंट पे होते हुए इसको लीड भी कर रहा है, लेकिन उस डिप्लोमेसी में ईरान का मसले के साथ-साथ, जैसा कि पुतिन और प्रेसिडेंट शी ने ज़िक्र किया कि एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट, मैं भी बारहा जो है उसकी तरफ इशारा कर चुकी हूँ कि हम एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो ब्लूप्रिंट इस्लामाबाद में तैयार हो रहा है। ये भी एक बहुत तारीखी अमल होगा और अगर ये हो जाता है तो हिस्ट्री को चेंज करने वाला एक काम होगा। तो अब मज़ीद जो ख़बरें हैं, जो मेरे पास सोर्सेज़ हैं, मैं उनकी ज़ाहिर है ख़बर की तस्दीक तो नहीं की जा सकती। तो उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के अंदर फैलाव आ रहा है। अच्छा। उसके अंदर पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, फिर चाइना, रशिया, तुर्की और ईस्ट एशिया के ममालिक, और अब सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया भी जो है उसके अंदर शामिल हैं। तो ये ममालिक बहुत उजलत में उस डॉक्यूमेंट पे भी काम कर रहे हैं कि हम अपने खिते का कोई अपना इंडिजिनस सिक्योरिटी प्लान तैयार करें ताकि हम सब जो है वो इंसुलेट हो जाएं, और साथ में जो हमारे आपस के रिलेशन है, अगर उनके अंदर कोई थोड़ी बहुत खटास है या प्रॉब्लम है तो वो फंक्शनल रिलेशन बन जाएं और उसके अंदर कोई किसी के लिए इंटिमिडेशन ना हो, कोई एग्रेशन ना हो। तो अगर फील्ड मार्शल का दौरा है या जैसे मोहसिन नकवी जो हैं वो 2 दफ़ा जो ईरान जो है उनका दौरा है, तो उसको मैं इस तनाजुर में ज़्यादा देख रही हूँ कि कुछ बड़े डॉक्यूमेंट पे काम हो रहा है और साथ ही साइड लाइन्स ये भी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी कि अगर ईरान पे अटैक होता है तो फिर ईरान का रिटेलिएशन का प्लान, ज़ाहिर है वो अपना पूरा प्लान तो नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट उसकी पल्स क्या होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस आप भी कह रही हैं कि एक तो जी जिस आप भी कह रही हैं कि ईरान जिस पर अटैक किया जाना है वो पहले से ज़्यादा डबल तैयारी के साथ बैठा हुआ है, और वो जिस तरह से बार बार कहते रहे हैं जब उन पर अटैक किया जाता था तो वो कहते थे कि ये भी जो हम कर रहे हैं ये तो हमारा 2% या 10% आप कह सकते हैं, बाकी का तो अभी हमने छुपा कर रखा है, मतलब अभी पिक्चर बाकी है और ज़्यादा खतरनाक हथियारों के साथ इस बार अटैक किया जाएगा। अगर अटैक किया जाता है, अगर जो बैकडोर डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की भी वो भी कामयाब नहीं होती है, जिस तरह से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी कहते हैं कि जी ईरान से मस्बत आशारे आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसको फिर से मुताज़ कर देते हैं या फिर इसराइल की जानिब से कुछ ऐसी शरारत की जाती है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते या फिर ये सालसी नहीं हो पाती, तो आप क्या समझती हैं अगर ईरान पूरी ताकत के साथ इस बार रिटेलिएट करता है तो जो शिकार होंगे वो तो फिर गल्फ ममालिक ही होंगे, वो अरब ममालिक ही होंगे, तो क्या उनको ही इस बार भी खतरा लाहक है, उन्हीं पर अटैक किया जाएगा? और अगर किया जाता है तो फिर ये जंग जो है पूरे खिते में फैल सकती है। उस सूरत में क्या कोई होने देगा पाकिस्तान या जो बाकी ममालिक इस वक्त कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश फिर अभी तक तो यही है कि ना हो, लेकिन अगर फिर भी होती है तो फिर हमारा किरदार क्या होना चाहिए? आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। एक तो ये कि जो डिप्लोमेसी होती है वो ओवरनाइट नहीं, हम थोड़े से ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो जाते हैं। एक सिटिंग के बाद हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अब इसके बाद जो है कोई हमारे पास 100 पेजेस का
लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट आ जाएगा। डिप्लोमेसी का फेल होना या ना होना ये दिनों महीनों में बिल्कुल तय नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान जितनी एक्सटेंसिव डिप्लोमेसी कर रहा है उसमें सॉवरेन कंट्रीज का जो राइट ऑफ रिटेलिएशन है या राइट ऑफ डिफेंस और ऑफेंस है वो तो आप नहीं उनसे छीन सकते। आप सॉवरेन कंट्रीज से बात कर रहे हैं और एक केस में तो वो खुद को सुपर पावर भी कहते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी अपनी शक्ल बहरहाल ले रही है और वो इस तरह के जो तकलीफ देने वाले काम हैं उनके दरमियान भी जारी रहती है और नुकसान देने के बाद भी वो उसी तरह चलती रहती है। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे रीजन को वंस फॉर एंड ऑल जो है इंसुलेट किया जाए किसी ऐसे प्लान के साथ। तो उस पे वो दिन रात चौबीसों घंटे लगे हुए हैं कि कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढा जाए, क्योंकि आज ईरान है कल कोई और है और ईरान बहरहाल उसके अंदर उन निगोशिएशंस में शामिल भी है, उन बातों में भी शामिल है कि फ़िलहाल ईरान को भी बचाना है, लॉन्ग टर्म का प्लान भी तैयार करना है और उसके अंदर ममालिक की लिस्ट मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया वो फैलती जा रही है। और पाकिस्तान इसके साथ तीसरे महाज पे ये लड़ रहा है कि कैसे गल्फ़ के कंट्रीज़ जो हमारे एलाइज़ भी हैं, उनको हमने इस दफ़ा जो है वो सिक्योर करना है, क्योंकि जंग और हमला जो है वो रोकना हमारे कंट्रोल में, वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। एक मुल्क का हक है जी, अमेरिका से हम कैसे उसका बेसिक राइट है, अगर उसकी टेंस है तो आप उसके हाथ तो नहीं पकड़ सकते। तो हम ईरान इस दफ़ा मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ईरान इस दफ़ा डिएगो गार्सिया या साइप्रस जो है इस तरफ अपने अटैक और इजराइल प्रॉपर जो है वो अपार्टाइड स्टेट अपने अटैक का रुख ज़्यादातर उस तरफ रखेगा, क्योंकि गल्फ़ की कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया और उसके एलाइज जो हैं वो तो ऑलरेडी इस बात को खुल्लम खुला कह चुके हैं कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे और यहाँ से किसी किस्म की हम कोई जो है वो वॉर जो एक्टिविटी है वो नहीं होने देंगे। तो अब जो बच जाएंगे जो वॉर एक्टिविटी के लिए यूज़ होंगे वो अपना डिसीजन खुद ले चुके होंगे और बाकी फिर ये होगा या बाबुल मंदेब जो है उसको बंद किया जाएगा या फिर अंडर सी केबल्स जो हैं उनका नक्शा IRGC ने पब्लिश किया है। एक मजबूत हथियार तो अमेरिका ने, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब, ईरान के हाथ में थमा दिया है। आपने हुर्मुज़ की सूरत में चाहे वो पानियों के ऊपर गुजरने वाले जहाज़ हों, चाहे वो तेल के या कार्गो के, और पानियों के नीचे जो केबल्स हैं, जो मुखालफत करेगा ईरान की या जो इसराइल और अमेरिका का इत्तेहादी होगा उससे मवासलाती राब्ता भी कटने का एक धड़का लगा रहेगा मुस्तकिल तौर पर। लेकिन एक तो ये कि ओमान के साथ कहा जा रहा था कि कुछ सेटलमेंट हो रही है आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें भी प्रेशर डालने के लिए हैं, क्योंकि अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर तो इसको एक फ्री कॉरिडोर के तौर पे ही यकीनी बनाना होगा ईरान को भी और अमेरिका को भी। एक चीज़, दूसरा ये कितनी बड़ी लचक है ईरान की तरफ से, जिस पे खबर दी जा रही थी ख़ासतौर पे बैनुल-अक़वामी मीडिया की तरफ से कि जो अफज़ूदा शुदा यूरेनियम है उसे ईरान बाहर ले जाने को तैयार नहीं है, लेकिन ईरान ने इसकी तरदीद की है। तो ये बज़ाते ख़ुद, क्योंकि असल मुद्दा तो एटमी हथियारों का और अफज़ूदा शुदा यूरेनियम का ही, अगर इस पर लचक दिखाई जा रही है तो फिर हम ये तवक्को करें कि डील होने के करीब है। आपके सवाल में 2 पॉइंट्स हैं, एक स्टेट ऑफ हुर्मुज़ और एक न्यूक्लियर जो है एनरिच्ड यूरेनियम जो है। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं ओमान और ईरान के दरमियान में, उन दोनों का टेरिटोरियल क्लेम है और ये इंटरनेशनल जो ओपन सीज लॉ है उनके अंडर नहीं आता। उन दोनों का 20 नॉटिकल जो है माइल दोनों का इन पानियों के ऊपर कंट्रोल है। दरमियान में बहुत बारीक सा पैसेज एक है जिसको आप ओपन सी वाटर कह सकते हैं और दोनों उस पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। और रीजनल कंट्रीज़ को अगर ईरान और ओमान इसको मिलकर चलाते हैं और रीजन की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं तो इस रीजन में चाइना, रशिया, हमें किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इवन सऊदी अरेबिया जो है उसको भी प्रॉब्लम नहीं है अगर उसका कार्गो इंश्योर होता है। चाइना को प्रॉब्लम तब होगा जब अमेरिका जो है इसको ओपन सीज के तौर पे इस्तेमाल करके फिर अपनी मोनोपोली और हेजमनी से चाइना को कंटेन करेगा और एज अ वेपन यूज़ करेगा। तो ये भी बिल्कुल तय नहीं है कि अगर मुआहदा होगा तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खोल दी जाएगी। नहीं, मुआहदे के अंदर ये भी हो सकता है कोई कंसोर्शियम या सिंडिकेट बनाकर मुमालिक का तो इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, क्योंकि गल्फ के कंट्रीज़ के अंदर जो सिक्योरिटी रैकेट चल रहा था वो बहुत वीक हो गया और उसके वीक होने की वजह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर या इस रीजन में कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट तो चाहिए। तो क्यों ना ईरान वो खुद फ्राहम करे, बजाय इसके कि ममालिक ईरान के अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटी को मैनेज करते फिरें। और जहाँ तक इनरिच्ड यूरेनियम है तो ईरान ने पहले भी JCPOA साइन जब किया था तो वो रशिया को कहा था कि आप हमारा जो है अमानतन हमारी इनरिच्ड यूरेनियम ले जाएं। वो इस दफ़ा भी उसको ले जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट हमें बताता है कि उनके वॉर ऑब्जेक्टिव हैं इनरिच्ड यूरेनियम
और बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सीज और जो भी उनकी लिस्ट है। उसके बाद जंग शुरू हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बीच में शामिल हो गया क्योंकि वो पहले खुली हुई थी। बिल्कुल लेकिन सही। हकीकत में ये उनके वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं ही नहीं। उनके हम्म। वॉर ऑब्जेक्टिव है ईरान को डिसफंक्शनल करना, कंप्लीट फॉर्म में दुरुस्त। उसकी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को खत्म करना। तो ईरान को तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। जिस दिन उन पे हमला हुआ उससे एक दिन पहले वो मस्कत में बैठकर 0% इनरिच्ड यूरेनियम पे बिल्कुल। एग्री हो चुके थे। तो इनरिच्ड यूरेनियम एक फसाद है, एक होक्स है। ये सिर्फ ये हम्म। दिखाने के लिए है कि जी हम जंग करने क्यों जा रहे हैं, ये तो कोई इश्यू ही बिल्कुल, नहीं है, ये तो इसीलिए डॉक्टर ईरान साहब ने जिस उसको तरह ब्लास्ट आपने भी कहा कि ईरान ऑलरेडी इस पर एग्री कर चुका था और जो मुज़ाकरात टेबल पर बैठकर वो इस चीज़ पर मान चुके थे कि जी हम इसको ज़ीरो करने के लिए तैयार हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इसी को का बहाना बनाकर इसी की आड़ में उन्होंने जंग उन पर मुसल्लत की है, और अभी फिर वो इस बात पर ईरान आ चुका है कि वो इसको ज़ीरो करने पर भी तैयार है और इन्रिचमेंट यूरेनियम जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अगर बयान देखें तो वो कहते हैं कि कुछ दिनों तक हम ईरान के जवाब का इंतज़ार करेंगे और ईरान से जो हमें इस तरह का मुआहिदा चाहिए जो कि अमरीकी अवाम या अमरीका के मफाद में हो, और हम बेहतर पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं या पिछले जो सदूर हैं उनसे बेहतर मुआहिदा करना चाहते हैं। फिर वो बेहतर मुआहिदा क्या हो सकता है? जिस तरह आप भी कह रही हैं कि उनका मकसद जो है वो एक तो ईरान को ख़त्म करना या उसको स्टेबलाइज करना, या फिर उसकी जो गवर्नमेंट है उसको गिराना है। गवर्नमेंट नहीं गिरा पाए, वहाँ पर रिजीम चेंज नहीं हो पाया, तो इस बार फिर क्या इसी को मौके बनाते हुए मजीद भी कोई अटैक्स किए जा सकते हैं? क्या करना क्या चाहते हैं और कौन सा मुआहिदा वो करना चाहते हैं जो कि बेहतरीन मुआहिदा अमरीका के लिए हो सकता है? मुआहिदा तो फिलहाल वो ये करना चाहते हैं जिसको जाके वो विक्ट्री के चूरन के तौर पे बेच सकें, जो कि अमरीकी अवाम इतनी इंटरेस्टेड भी नहीं है। अगर वो ये कहें कि हम एक ऐसा मुआहिदा करना चाहते हैं जो अमरीकी अवाम के लिए बेहतर हो, तो वो तो अमरीकी अवाम तो चाह रही है आप वापस अपने घर आ जाइए और हमारी बेरोज़गारी और हमारी जो महंगाई है उसको कंट्रोल कीजिए और होमलेसनेस को। तो अमरीकी अवाम को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है फॉरएवर वॉर्स में, जो ट्रंप ने वादा किया था कि मैं इन जंगों के अंदर नहीं शिकार होऊँगा। जहाँ तक ये कि मैं पुराने मुआहिदों से अच्छा मुआहिदा करूँगा, तो बराक ओबामा ने जो JCPOA किया था वो बेहतरीन था। वो पूरी की पूरी जो है IAEA की टीम जो है वहाँ पे मौजूद थी, मॉनिटर कर रही थी। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा था। ये और बात है कि IAEA के अंदर मोसाद ने इतना इन्फिल्ट्रेट कर लिया कि उनके साइंटिस्ट से लेकर उनके घरों और एक्सटेंडेड रिलेशन जो हैं उनके भी एड्रेस देते रहे, जिसके नतीजे में इतनी फिर बाद में शहादतें हुई, टारगेट किलिंग हुई। वो सारा IAEA के वसीले से ही हुआ। तो अगर उससे भी बेहतर इनको कोई डील चाहिए तो पता नहीं वो डील क्या होगी। इस वक़्त ये सिर्फ़ एक बदहवासी का शिकार है। ये जो वॉर ऑब्जेक्टिव लेके आए थे वो अचीव नहीं हो पाए। इनके ऊपर ज़ायनिस्ट लॉबी का बहुत बड़ा प्रेशर है। लेकिन उसके बाद फिर ये जो विक्टम है। ज़ायनिस्ट लॉबी है इसमें नेतन्याहू ने तो खुद भी कहा कि दूरियां पैदा हो चुकी हैं। पाकिस्तान को उन्होंने इस चीज़ का ब्लेम भी दिया है। जो गुज़श्ता रोज़ में बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू की, उसमें भी कहा गया है कि काफ़ी अख्तिलाफ़ पाया गया है ईरान के मुद्दे को लेकर। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस भारी कीमत चुकाने के बाद ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने भी मिस कैलकुलेट किया और उन्हें मिसलीड किया गया है नेतन्याहू की तरफ से इस जंग के अंदर कूद कर। और अब ये जो एक डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट पैदा हुआ है अमेरिका और इजराइल के दरमियान, ये इस चीज़ की गारंटी हो सकती है कि मुस्तकबिल में इजराइल की जो तखरीबकारी की कोशिशें हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं होंगी। अमेरिका क्योंकि ऑलरेडी अपने अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव का सामना कर रहा है। उनको तो मेरा ख़्याल है डे 1 पे ही पता चल गया होगा जब पहली दफ़ा उन्होंने अटैक किया, क्योंकि वीकेंड वॉर का उनसे वादा मोसाद ने किया था और नेतन्याहू खुद भी यही ट्रंप को समझा के आया था कि कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ हमारे कंट्रोल पे है। कोई 3-4 जनरल्स के नाम लेके, इवन कुछ खबरें हैं कि अहमदी नजाद का नाम भी लेकर, कि हमने वहाँ पे सब जी सेट जी। कर दिया है, बस आपने कुछ बंदे मारने हैं और उसके बाद जो है सब हंकी डोरी होगा। तो वो तो उनको पहले दिन ही पता चल गया था कि उनको एक ऐसी जंग में, एक ऐसे गड्ढे में धकेल दिया गया है जहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन अब उस गड्ढे से निकलने के लिए ट्रंप के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ वो नोबेल प्राइज़ लेने चले थे, वो नहीं मिल सकता, तो फिर पता नहीं मिल सकता है, या वो भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। लेकिन अब वो ये कि वो जंगें ना करवाने के चक्कर में एक ऐसी जंग के अंदर शामिल हो गए हैं जहाँ से वो शदीद जो है वो हज़ीमत और ज़िल्लत जो है वो उठाते हुए वापस निकलेंगे। और अभी वो सिर्फ़ अपना उसकी मिटिगेशन में लगे हुए हैं। और हमें ये चाहिए इस रीजन को भी और इवन ईरान को भी कि उनको कोई ना कोई ग्रेसफुल ऑफ रैंप दे दें
इससे पहले कि फिर उनको हतमी तौर पे कुछ ना कुछ करना पड़े, क्योंकि वो फंस तो गए हैं। बिल्कुल तो सही। सेन माइंड होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई ऑफ रैंप देते हैं। ये यहाँ से निकलेंगे तो ही हमारे लिए कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी और सिक्योरिटी बिल्कुल की भी सही। हमारे मसाइल हल होंगे। अच्छा डॉक्टर इज़राइल तो साहिबा, अगर टोटल हम तैयार है न्यूक्लियर अटैक के लिए भी। जी, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, एक तो अभी हालिया जो उनका बयान था वो कहते हैं कि इजराइल के चाहें वो तो आज उसके प्रेसिडेंट बन सकते हैं। एक तो ये यहाँ से नज़र आता है कि अब वो नेतन्याहू को उस तरह से पसंद भी नहीं करते, और जिस बात की तरफ इशारा जुनेद भी कर रहे थे कि अब दूरियाँ बढ़ चुकी हैं, वो चाहे पाकिस्तान की बदौलत या फिर इस वॉर में इसराइल ने जिस तरह से धकेला उसकी बदौलत। दूसरा वो क्यूबा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्यूबा जो है वो भी हमारा मुंतज़िर है, वो इस वक्त मुश्किल हालात में है, वहाँ और के लोगों को भी उनकी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत है, क्यूबा को हमारी ज़रूरत है। तो ये कहीं अगला जो वार होगा ये क्यूबा पर तो नहीं होगा, अगले निशाने पर क्यूबा तो नहीं है? क्यूबा को इन्होंने लॉकडाउन तो उसका स्टार्ट कर दिया है। जितना भी एनर्जी का यहाँ से जाते हैं जो वेसल्स हैं, ख़ास तौर पे सी वेसल्स, उनको तो ये रोक रहे हैं, और क्यूबा इनके टारगेट पे हमेशा से, और मार्को रूबियो का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है क्यूबा जो है उसके ऊपर अटैक करना और क्यूबा की हुकूमत को डिसफंक्शनल करना। तो वो उस तरफ तो एक पूरी लॉबी जो है वो लगी हुई है, और उसको अचीव करने के लिए, और रशिया और उसके रिलेशंस को कट करने के लिए, और जितना एनर्जी का वहाँ पे महंगाई इस हद तक बढ़ गई है, बहुत हैवीली वो सैंक्शनड हैं, और ऊपर से फिर जब खाम तेल और ख़ास तौर पे पेट्रोल जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी रशिया की तरफ से जाने वाली जो है ओपन सीज में, उन पे भी पायरेसी पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। तो क्यूबा तो मार्को रूबियो का प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है वो तो आया ही सियासत में इसलिए था, जिसको नार्को रूबियो भी कहते हैं, क्योंकि उसका बहनोई जो है वो नारकोटिक्स में डील करता था, और बहुत बड़े पैमाने का वो जो है वो नारकोटिक डीलर था, इसलिए उसे उसका निकनेम भी है। तो उसकी तो लगता है कोई ज़ाती दुश्मनियाँ हैं क्यूबा के अंदर, जो उसने अपने पर्सनल बीफ सेटल करने हैं, तो वो उस चीज़ पे है ही। लेकिन बात ये है, देखें, जब हम इसराइल की बात करते हैं या क्यूबा की बात करते हैं, तो इसराइल से मुराद सिर्फ वो एक जेनोसाइडल अपार्टाइड कॉलोनी या नेतन्याहू नहीं है। अमेरिका के अपने पावर कॉरिडोर्स में इस हद तक पेनिट्रेशन है उन पावरफुल एंटिटीज़ की, जो कि टेक जायंट्स हैं, जो बैंकर्स हैं, सिलिकॉन वैली चलाते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के सिटीज़न हैं, उनका ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि कोई उनमें से डिवाइडेड हैं जिनको ईरान को सॉल्व करना चाहते हैं, कोई जो है वो क्यूबा को, कोई ज़ायनिस्ट हैं, वो इज़राइल उनका जो है वो बेबी प्रोजेक्ट है। तो अमेरिका इस वक्त जो है एक भयानक किस्म के ऑक्टोपस की लपेट में है, जहाँ पे उसके पावर कॉरिडोर में डिफरेंट लोग अपने डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ हैं, और एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होने की वजह से और सो कॉल्ड डेमोक्रेसी होने की वजह से उसके अंदर वो एक लेवरेज फराहम करते हैं ऐसे ताकतवर। इस किचन कैबिनेट के होते हुए वो जो स्लोगन जिसका बार बार तस्करा भी होता है, और जो जंगी सूरत हाल के अंदर भी जो कैप पहनी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो नारा सच होता दिखाई दे रहा है, या फिर इनको किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है इस तरह के लोगों के होते हुए? इनको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने अंदर से विद इन देमसेल्फ जो है खुद को खोखला कर रहे हैं। लेकिन ये फिर ये भूल जाते हैं, और किसी को भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के अंदर एक रेवोल्यूशनरी जो है वो स्ट्रीम तो बहरहाल मौजूद है। उनकी बहुत लंबी तारीख है आज़ादी लेने की। अमरीकी वही हैं जो ब्रिटिश राज से जो है वो बचते बचाते यहाँ पे आकर इंडिजिनस जो अमेरिकन्स हैं उनका इन्होंने जेनोसाइड किया और यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई। तो ये इनकी यही हैं जिन्होंने ब्रिटिश जो एम्पायर है उससे मुकाबला किया, लड़े। फिर पहली जो इनकी आज़ादी की जंग है, फिर दूसरी आज़ादी की जंग है। तो इन्होंने बड़ी मुश्किलों से ये जगह जो भी बनाई है, लूट खसूट के, पायरेसी करके, जेनोसाइड करके, पर बनाई है। और वो एक ड्रीम लैंड है, वहाँ पे आप ख्वाब लेके जाते हैं। और लास्टली डॉक्टर साहब, अगर थोड़ा सा ये ग्लोबल स्मूथ लौटेला के साथ जो हुआ है, तो ये मामला हमें इस तरह से लगता है जिस तरह से हिंदुत्व सरकार है, मोदी सरकार है, जिस तरह से वो सिर्फ मुसलमानों से नफ़रत या बोझ नहीं रखते, वहाँ पे भी जिस तरह से सारी अक़लियतें उनसे तंग हैं। तो ये जो नेतन्याहू की ज़ायनिस्ट लॉबी है, ये भी सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ या गज़ा के फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं कर रही। उसमें तो हर कौमियत, हर शहरियत से, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी था या तंजीम का कारकुन था। 430 से ज़्यादा लोगों के साथ जो ज़िल्लत-आमेज़ सलूक किया जा रहा है, उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उन पर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इस वजह से कि वो गज़ा के मज़लूमों के लिए इमदाद लेकर पहुँच रहे थे। तो दुनिया इसी तरह से तमाशा देखती रहेगी या सिर्फ बयानात की हद तक ही इसको कंडेम किया जाएगा? देखिए, दुनिया ये एक्सपोजे की सेंचुरी है। अब ये आखिर में जो आपने
जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत खुश करने वाला भी है, लेकिन अगेन इसमें खुशी कोई नहीं है। तो ये हमारी नस्ल का, ये मेरा आपका डिलेमा है कि हमारे पास खुशी भी इस तरह से लिपटी हुई आती है कि हम उस पर खुश नहीं हो सकते। खुशी इसमें ये है कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये दोनों स्टेट्स हैं क्या। आपने नॉर्वे में जयशंकर का और फिर रिसेंटली जो मोदी के साथ हुआ, आपने देखा कि ये दुनिया के सामने किस तरह ब्लेटेंटली जो है सामने आ रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम ये हैं, वो जो हम कहते चले आ रहे हैं और हमारी कोई सुनता नहीं था। तो अब ये खुद को इस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं कि दुनिया हैरान है कि आखिर ये चीज़ अंडर द कारपेट रही कैसे। और यही चीज़ जो है वो स्मूथ फ्लोटेला के साथ आप देखें, अगर वो वहाँ पे कैमरास पे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और उनको इलेक्ट्रिक्यूट कर रहे हैं, उसके साथ जो है वो उसको फख्र के साथ पोस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप अंदाजा करें कि उन फ़लस्तीनियों के साथ पिछले 70 सालों में क्या हो रहा होगा बंद कमरों के पीछे। दुनिया ये देख रही है। तो हमारे लिए ये है कि खुद को एक्सपोज करो, कितना ज़्यादा करना चाहते हो। पर उस एक्सपोज करने के साथ फिर हमारे पास ये है कि अभी भी हमारे पास लाइक माइंडेड लोगों के पास ना उतनी पॉलिटिकल विल है, ना कैपेसिटी है कि हम जो हैं इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकें। ये ईवल हैं, ये गुड वर्सेस ईवल की वॉर है। और ये ईवल जो है इतना डार्क, इतना भयानक, इतना खौफनाक है, ये इतना बड़ा जिन और इतनी बड़ी बला है कि इसके सामने खड़ा होता हुआ अभी हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं, पूरी दुनिया, मुसलमान और गैर मुसलमान, गोरा और काला और सब, कि ये कितनी खौफनाक बला है और ये कैसे जो है और अपने आप को छुपा कर इतने सालों कह रही हैं। लास्टली जो इनके सहूलतकार बने हुए हैं, हमारे ही दाएं बाएं हमारे ही कुछ दोस्त ममालिक, नाम लिए बगैर, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके लिए कोई मशवरा, जो उनके आलाकार बन रहे हैं? वो भी हिस्ट्री में इन्हीं की तरह जो है वो जलील और ख्वार होंगे। अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो आपने देखा होगा कि इस तरह की जो सेटलमेंट्स हैं या इस तरह की अरेंजमेंट्स हैं, ये चलती रहती हैं, लेकिन जब ये धड़ाम से गिरती हैं तो फिर ये हमेशा जो है, आपने यजीद का जिक्र सुना होगा, करबला का वाकया सुना होगा, आप चंगेज़ खान को, हलाकू खान को सुनते होंगे, तो बस ये सिर्फ तारीख में इसी तरह रह जाते हैं। और जो कौमें और जो मुल्क जो हैं वो आज इनके साथ खड़े हुए हैं, वो देख लें कि उनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन अभी तो उनको नुकसान देगी ही, वो फ्यूचर में अपने लिए जो गड्ढे खोद रहे हैं उस पे भरना, उसके अंदर मिट्टी भरना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल हिस्ट्री तो के कुरान में भी कह दिया गया है कि अरबों के लिए सख्त तबाही है, और ये तो वाज़े अल्फाज में कह दिया गया, और शायद वो इसी सबब कह दिया गया है जिस तरह से वो इस वक्त जिस लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको जेनोसाइड करने वालों को, मुसलमानों को चुन चुन के मारने वालों को, उन पर जुल्म बर्बरियत दिखाने वालों को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, शायद वो इसी वजह से कुरान में बहुत 100 साल पहले कह दिया गया है कि इन अरबों के लिए हलाकत है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर आलमी अमूर। और हम उम्मीद कर सके ये जो इस बार खुशखबरी दी जा रही है, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि एक दौर फिर से इस्लामाबाद में होने जा रहा है मुज़ाकरात का, और ईरान जो है वो तेहरान का वफ़द जो है वो पहुंचेगा पाकिस्तान में, पाकिस्तानी वक्त भी तेहरान जा रहा है। इस हवाले से हम भी बड़े पुरुमीद हैं कि जल्द से जल्द कोई कोशिशें जो पाकिस्तान भी करे, दीगर ममालिक भी करें, वो कामयाबी से हमकनार हों और ये अमन देर पा हो सके। जी हाँ, तो ईद के बाद, हज के बाद, क्योंकि इस वक्त सबका फोकस जितने भी आलम इस्लाम है हज के ऊपर है, और इस हज के बाद एक बड़ी पेशरफ्त मुतवक्की है। पाकिस्तान उसके लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ है। हम दुआ गो हैं कि इसका कोई अच्छा और मुस्तकिल देरपा अमन का हल निकल सके। एक ब्रेक लेते हैं, बहुत से अहम इशूज़ हैं, एक ब्रेक के बाद शामिल करते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही मवेशी मंडियाँ भी सज गई हैं, जहाँ ख़रीदारों की बड़ी तादाद रुक कर चुकी है। इसी तरह से लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, गुजरावाला, हर शहर, हर जगह पर इस वक्त जो हम देख रहे हैं मवेशी मंडियाँ लग चुकी हैं। लेकिन जानवर बड़े महंगे हैं, और इस्लामाबाद में, मुजफ्फरगढ़ में, दीगर शहरों में जो जानवरों के नाम हैं वो भी बड़े खूबसूरत रखे गए हैं। और अब तो मैं ऊँट भी देख रही थी, बड़े कमज़ोर किस्म के ऊँट हैं, लेकिन ऊँट भी बिकने के लिए आ चुके हैं, और ख़रीदार उनमें भी बड़े इंटरेस्टेड। बिल्कुल तरह तरह के जानवर हैं, उन्हें सजाया जा रहा है, किसी को मेहंदी लगाई जा रही है, किसी को झांझर पहनाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, तरह तरह की उनकी कटिंग भी की जा रही है। तो मंडियों में
में बड़े जानवर, छोटे जानवर, बकरे, दुम्बे, खूबसूरत नस्ल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ हैं। रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस्लामाबाद में किस तरह से भाव ताव चल रहा है ये हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान होंगे। इस्लामाबाद से होंगे साकिब सैयद, मुल्तान से होंगे माजिन यूसुफ, कराची से सलाउद्दीन और मुजफ्फरगढ़ से उमैर शेख होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं साकिब सैयद से, जानते हैं कि इस्लामाबाद में क्या भाव ताव चल रहा है। जी साकिब बताएगा, रश कितना है, रेट्स क्या हैं और कितने खूबसूरत जानवर दिखाई दे रहे हैं मंडी में। कुर्बान को चंद दिन बाकी हैं और जानवरों का सिलसिला जो है वो आने का जारी है। आ चुका वो बता चलो मजमूई तौर पे इस्लामाबाद में 6 मवेशी मंडियां लग चुकी हैं। इस वक्त पे हम इस्लामाबाद के सबसे बड़े मवेशी मंडी ज़िया मस्जिद में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि ट्रक पे ट्रक जो है वो मंडी के अंदर आ रहे हैं। तकरीबन एक ट्रक के अंदर जो है वो 15 बड़े जानवर होते हैं। इसके अलावा पर जानवर जो इंतज़ामिया की जानिब से 6000 रुपये वसूल किए जाते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ट्रक के ऊपर उनका जो जानवरों का खुराक है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और चूँकि ईद को चंद दिन बाकी हैं तो व्यापारी पे जो है अपने जानवर जो हैं वो मंडी के अंदर दाखिल कर रहे हैं। इंतज़ामात की बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल हैं और तमाम तरह जो सहूलियात जो बताई गई थी वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही। ये बताएं भाई कि जो इंतज़ामात के हवाले से कहा जा रहा था कि टेंट भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, तमाम तरह चीज़ें दे रहे हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह हुकूमत की तरफ से इधर हमारे लिए टेंट भी मौजूद है और पानी की भी सहूलियत है, बिजली की भी सहूलियत मौजूद है और माशाल्लाह माल काफ़ी सारा माल आ चुका है और भी माल आ रहा है। इस तरह काफ़ी सारे व्यापारी आ रहे हैं, हर बंदा अपना अपना माल ला के तो यहाँ पर मंडी पे जो हुकूमत ने जगह दी हुई है तो उसके मुताबिक पे हर एक बंदा अपना अपना सामान ला के यहाँ पर बेच रहा है। तो हुकूमत से आपकी हमारी बहुत गुजारिश है कि यार उन्होंने हमारे लिए जगह भी दी है बहुत और जो है ना हमारे लिए सहूलत तो हुकूमत ने दे दी, लेकिन अब जो जानवरों के दाम है ना वो भी ज़रा नीचे करे कि ख़रीदार आए और सर वो आपको अच्छी तरह से पता है ना, जितनी महंगाई चल रही है तो महंगाई की वजह से तो ज़ाहिर बात है दाम बढ़ेंगे। पिछले साल से इस साल का दाम काफ़ी सारा बढ़ेगा क्योंकि एक का डबल इसलिए होगा क्योंकि अभी हमारा जो गाड़ियों का सामान आ रहा है, जो किराया पे हम 80,000 लाख रुपए का गाड़ी का किराया होता था अभी 1.5 लाख 2 लाख किराया चल रहा है, तो एक का डबल चल रहा है तो ज़ाहिर बात है इसके वजह से तो हमारा भी दाम यहाँ पर माल के बढ़ेंगे। शुक्रिया। ये हमारे साथ भाई मौजूद थे। चूँकि ज़ाहिर सी बात है महंगाई अरूज पर पहुँच गई है और गाड़ियों के जो किराए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से आम शहरी के साथ साथ जो व्यापारी हैं या जो ख़रीदार हैं वो साकिब सैयद आप हमारे साथ मौजूद थे। साकिब सैयद और वो हमें बता रहे थे कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, मवेशी मंडियों के हालात ये बताए जा रहे हैं कि बिजली भी मौजूद है, इस्लामाबाद में पानी भी मौजूद है और वहाँ पर तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। अब हम रुख कर लेते हैं मुजफ्फरगढ़ का। उमैर शेख हमारे साथ मौजूद होंगे मुजफ्फरगढ़ से। तो उमैर शेख आप बताइए, मुजफ्फरगढ़ में आप मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं वहाँ पर और सहूलतें जो गवर्नमेंट दावा कर रही है वो मिल रही हैं व्यापारियों को भी, ख़रीदारों को भी। और बबलू और सुल्तान, बब्बर, इस तरह के नामों के बकरे और जानवर भी बड़े आ रहे हैं, वहाँ पर बैल भी आ चुके हैं, आपको पता है? बिल्कुल। तो इन जानवरों के ये नाम जो रखे गए हैं ये इनकी पर्सनैलिटी पर सूट भी करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी बताइएगा। जी शुक्रिया जुनैद और विशाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ के एक ताजिर पर, जहाँ पर भारी भरकम जो कि भेड़ और ऊँट का वज़न जो कि 20 से 25 मन जो बताया जा रहा है। इस वक्त उनके मालिक हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा इसका क्या नाम है आपके भेड़े का और क्या कितना वज़न है इनका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी हमारे ऊपर एक फरीज़ा है तो उसको हम बड़े शौक़ से अदा करते हैं। हमारा ये सुल्तान बैल है, तकरीबन इसका लाइव वेट जो है 20 मन से ज़्यादा है। बाकी ऊँट हैं वो तकरीबन 25 मन के करीब हैं और इसको ही मेरे बेटे उमर ने बड़े शौक़ से पाला और इसके साथ ये बड़ी मानूसियत रखता है। इसने इस कुर्बानी के लिए पुल से भी छुट्टियाँ ली हुई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से इनकी मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह जो है ना कबूल फरमाए। कुर्बानी की जानवर की खिदमत के लिए बच्चे ने छुट्टी भी की हुई है, इस बच्चे से भी हम बात करेंगे। जी बताइएगा किस तरीके से इस बच्चे की आप खिदमत कर रहे हैं इसकी? जी बताइएगा किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं आप इसको? इनको दलिया, चोकर और दलिया, सूड़ी, छिलका और सुबह के अंदर इन्हें तूड़ी पानी के अंदर भिगो के उसके ऊपर ही हमारा सामान मिला के चोकर वगैरह डाल के खिलाते हैं। चोकर वगैरह डाल कर खिलाते हैं। अगर कैमरामैन मेरे साथ चल कर दिखाए तो यहाँ पर इस वक्त बच्चों का रश लगा हुआ है जो कि देखने के लिए दूर दराज से आकर भारी भरकम जानवर के साथ यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं
और मज़ीद यहाँ पर जो जानवर है कि इनका किस दिन ये तो ज़िबा करेंगे, इनसे भी जानेंगे। बताइए कौन कौन से दिन इसे ज़िबा करेंगे? पहले दिन हम इंशाल्लाह सुल्तान को ज़िबा करेंगे, फिर दूसरे दिन जो है तूफ़ान और शेरू जो है इनको हम दूसरे दिन ज़िबा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले और दूसरे और तीसरे रोज़ ये ईद के अल्लाह की राह में इसे कुर्बान करेंगे। और मुजफ्फरगढ़ बहुत के जो शुक्रिया यहाँ उमैर मुकामी शेख। बच्चों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और जिस तरह से उन्होंने बताया, सबसे खूबसूरत बात तो यही है कि आपने पूरा साल जानवर को पाला हो, उसकी देखभाल की हो, उसके नाज नखरे उठाए हों, जो आपने खुद खाया उसे भी थोड़ा सा खिलाया हो, तो उसकी कुर्बानी का तो अजर भी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है इन जानवरों ने क्या क्या खाया? दलिया भी खाया, छिलका भी खाया, तो उनकी सेहत माशाल्लाह देख के आपको अंदाज़ा हो रही है। नाम देख रहे हैं आप, बब्बर और सुल्तान। वो लग भी रहे हैं। क्या खूबसूरत नाम है, बब्बर और सुल्तान। तो जनाब ये जो बब्बर और सुल्तान, बच्चों की मोहब्बत जो है ना इनके साथ वालिहाना होती है। और ये हम देख रहे थे कि छोटा सा बच्चा है और जो बच्चे हैं हमारे वो तो बैलों के करीब नहीं जा पाते, उन्हें इतना डर लगता है, खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन छोटा लेकिन सा जिसने बच्चा, खुद पाला है ऑब्वियसली वो तो मानूस हो चुका होता है, उसका एक रिलेशन भी बन चुका होता है अपने मालिक के साथ। तो जनाब यही कुर्बानी की असल रूह भी है, जिसको आपने बहुत मोहब्बत से पाला हो, फिर जब उसको आप कुर्बान करते हैं तो आप रोते भी हैं, आपको दर्द भी महसूस होता है। और वही दर्द, वही मोहब्बत, वही आंसू जो है वो अल्लाह को बहुत पसंद है जब आप अपनी कीमती चीज़ कुर्बान कर रहे होते हैं अल्लाह की राह में। बिल्कुल ऐसी। अब रुक कर लेते हैं कराची का। सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे कराची की मवेशी मंडी में मौजूद हैं, किस तरह से वहाँ पे भाव ताव चल रहा है उन्हीं से जानते हैं। सलाउद्दीन बताएगा कि कितनी बड़ी मवेशी मंडी लगाई गई है कराची में और क्या रेट कम होने की तवक्को है जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं ईद के? हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद कुर्बान जो है वो करीब आती जा रही है तो हम देख रहे हैं कि जो शहर के अंदर मुख्तलिफ जगह पर जो गई हैं वहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनका रश भी बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो बआसानी जो है वो कर सके। तो इस हवाले से मैं भी एक मंडी के अंदर मौजूद हूँ, हमारे कैमरामैन शाहिद भी आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो जानवरों को लाया गया जो कि कुर्बानी के लिए लेकर आए हैं। गाय हो, बैल हो, इसी तरह जो है वो दुम्बे, बकरे, हर किस्म के जानवर जो हैं वो इस वक्त जो कुर्बानी के लिए हैं वो यहाँ पर मंडी के अंदर फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं। तो इसी हवाले से आप देख सकते हैं ये बकरे भी बहुत प्यारे हैं। इस साइड पर अगर आप देखें तो बड़े बड़े बकरे हैं, बहुत प्यारे बकरे हैं। इनके हवाले से जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यापारी और ख़रीदारों के दरमियान जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है और इस हवाले से वो उनकी कोशिश है, व्यापारी ने भी कोई रेट लगाए हैं और दूसरी जानिब जो ख़रीदार हैं उन्होंने भी कोई रेट लगाए हैं। जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये क्या दोनों बकरों की बात हो रही? जी जी। क्या रेट लगाया इन दोनों का? हमने 4 लाख रुपए इनके मांगे, ये भाई 2.5 लाख कह रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है इतने ज़्यादा कीमत? नहीं, कीमत कोई ज़्यादा नहीं, बकरे माशाल्लाह अच्छे हैं, बड़े बकरे हैं, वज़नी बकरे हैं। तकरीबन 200 किलो के दोनों बकरे हैं। वज़न जो ज़िंदा है ना इनका 200 किलो होगा। हाँ तो आपको ज़िंदा के हिसाब से किलो के हिसाब से दे रहे हैं? हाँ, किलो के हिसाब से भी दे रहे हैं। किलो क्या ले रहे हैं? 2000 रुपये किलो। 2000 रुपये किलो दे रहे हैं? जी जी, जिंदा। अच्छा चले ठीक है, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं हो सकती क्या? हाँ, गुंजाइश बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आप ये बताएं कि इतनी ज़्यादा आप खुद नहीं कह रहे कि भी ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, बस वही नॉर्मली रेट है जो पिछले साल थे। 1800-1900 रुपये पिछले साल भी थे। इस साल ये कि ट्रांसपोर्ट का, जगह का थोड़ा खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं तो 10-15 हज़ार रुपये जानवर पे खर्चा बढ़ गया। हाँ, वैसे ओवरऑल कोई इतने नहीं है। खरीदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप क्या कह रहे हैं? आपकी उन्होंने तो लगा दिया कि 4 लाख दोनों का, आपने क्या लगाया? हमने भी इनको लगाया 2.5 लाख। अब देखें अल्लाह मालिक के सौदा बनता है या नहीं। अब मैं इनको कह रहा हूँ कि बीच का रास्ता निकालें कोई, आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, हम भी ख़रीद के लेके जाएं, आपको भी बेचें, ना आपको दुख हो ना हमें दुख हो। अब देखते हैं, इंशाल्लाह बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप नहीं समझते 2.5 लाख वो कह रहे हैं कि बहुत कम लगा दिए? देखें बकरे के हिसाब से तो सही है, बाकी महंगाई है हर जगह ही है, लेकिन इतनी भी नहीं है, इतना नहीं होना चाहिए। देखें कुर्बानी अल्लाह की राह में दी जाती है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके असबाब नहीं होते हैं, जिनके होते हैं वो भी महंगाई के पैरों तले दबे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत होता है मामला। देखते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं बन ही जाएगा अल्लाह की रज़ा के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं भाईजान? ओवरऑल मंडी आपने घूमी है, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर तो हम फर्स्ट टाइम आए, वैसे हम लोग वो वाली मंडी में हैं, वो वाली मंडी में। बाकी ये है कि महंगाई तो है बॉस, अब तो हज़ारों वाली कोई बात ही नहीं है ना, अब तो लाखों में बात होती है। अब जितने से जितना भी लगा रहा था वो एक के ऊपर ही वो बात करता है। बाकी अल्लाह का खैर रखे, भाई से बात करते हैं, नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह बन ही जाएगा, बाकी अल्लाह खैर रखेगा। ठीक है।
भाई आप बताएं, आपने आखिरी रेट क्या लगाया वो 2.5? शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे थे और हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि कितने महंगे बकरे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो क्या खूबसूरत जानवर थे, और जो सफ़ेद बकरे थे वो यूँ लग रहा था कि कोई सफ़ेद मेमे बैठी नहीं हो, जन्नत से लाए हुए। अच्छा नहीं, मुझे सफ़ेद मेमे लग रही थी, इतनी ठुमक ठुमक के चलते हुए, इतने खूबसूरत कि बस मेरा तो अपना दिल आ गया इन सफ़ेद बकरों के ऊपर। लेकिन कीमतें हैं कि 2 लाख रुपया आपको। उनकी कीमतें आप सोच लीजिएगा कि अगर दूसरे पहाड़ी बकरों के 2 लाख है तो इनका तो उन्होंने 3-3 लाख। अच्छा जुनेद, अगर आप सोचें कि 15,000 रुपये वो खुद कह रहा है कि इस बार खर्चा बढ़ गया था उनके ऊपर चारे का, तो 15,000 बढ़ाना चाहिए था, इन्होंने तो 1.5 लाख बढ़ा दिया है, तो ये कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नाजायज़ कीमतें हैं, इसमें कमी होनी चाहिए। यकीनी तौर पर रुख कर लेते हैं मुल्तान का। माज़न यूसुफ वहाँ पर मौजूद हैं। माज़न यूसुफ, आपके पास क्या हाल अहवाल है मंडियों का? कितनी रौनकें हैं, किस तरह से लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं? जी, ईद उल अज़हा की आमद है, जहां मुल्तान में मंडियों का रश नज़र आ रहा है, शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे शहरी भी होते हैं और ऐसी शख्सियात होती हैं जो कि सारा साल ख़ुद जानवरों को पालते हैं अपने हाथों से, अपने डेरों पे, अपने भानों पे, मुख्तलिफ़ जगह पे, और फिर उन जानवरों की जो है वो कुर्बानी की जाती है ईद उल अज़हा पे। इसी तरह आज हम हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब के साथ मौजूद हैं, साबिक एमपीए भी हैं और वज़ीर आला पंजाब के मुशीर भी रह चुके हैं, और ये इनका बड़ा पुराना शौक़ है। इनसे हम बात करते हैं। टिकट होल्डर भी हैं MNA के 150 के। हाई साहब, ये बताइएगा, इस साल आपके जो बकरे हैं माशाल्लाह, अगर मैं बात करूँ 2.5 मन, 3 मन, 4 मन के भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये बड़ा पुराना शौक़ है आपका, क्या बताएँगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने खूबसूरत अच्छे जानवर कुर्बानी के लिए मैं अता की है। तो ये मेरा बड़ा भाई हाजी यासिन साहब का शौक़ था। आप कहेंगे कि 55 साल पहले उन्होंने एक जानवर 1400 रुपये का लिया था, कि जब मेरा ख्याल है 1000 रुपये की भैंस आ जाती थी, तो उसके बाद फिर उनका जो शौक़ बढ़ता गया। अल्लाह पाक तो बंदे की नैयत देखता, अल्लाह पाक उनको दिए गया। खूबसूरत जानवर हैं मौज़न यूसुफ इनके पास, और ये भी शौक़ की बात है और वसाइल की भी बात है, फिर जगह की भी बात है। जो शौक़ तो सभी रखते हैं, तमाम मुसलमान चाहते हैं कि वो जानवरों को बड़े मोहब्बत से पालें, लेकिन उनके पास जितनी जगह होगी उसी के हिसाब से वो उसका इंतज़ाम कर पाएंगे। लेकिन इनके जानवर बड़े खूबसूरत है। मौज़न, बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पर शामिल करेंगे एक हम शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान कराची समेत मुल्क भर में हम गर्मी की लहर की पेशगोई जो की गई थी उस पर अमल होता भी देख रहे हैं, और एक बारिशों का स्पेल कहा जा रहा था 19 से ऑनवर्ड, तो वो भी हमने देख लिया है गुज़िश्ता रोज़, और उससे पहले भी हमने देखा कि दोनों रातों में शदीद तूफ़ानी सूरत हाल और फिर कुछ बारिशें भी हुई हैं। लेकिन दिन जब होता है तो लगता है कि बारिश हुई नहीं थी। बिल्कुल, और जुनेद ये चाहते हैं कि जब बारिश हो रात को, सुबह मैं उठूं तो धुंध का समा हो, बादल छाए तो ना हो, मतलब कुछ ना कुछ बादल हो, लेकिन सुकून से गुजर जाए। अभी क्योंकि बहुत शदीद गर्मी पड़ने वाली है, तो इसलिए आप कमर कस लीजिए। दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान है, और महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 मई को हाई प्रेशर बनने का भी इम्कान है, जो कि 26 मई तक मजीद ताकतवर हो सकता है। और ये जो सिस्टम है ये 25 से 31 मई तक जो दरमियानी शब है, हीट वेव की शक्ल भी अख्तियार इतनी शदीद हीट वेव का खदशा जिसका जाहिर किया जा रहा है, हम अभी से उसकी शिद्दत महसूस कर पा रहे हैं। तो इसी बारे में हम जानते हैं, हमारे साथ इरफान वरेक साहब मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। इरफान वरेक साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं शदीद हीट वेव का खदशा आपने भी जाहिर कर दिया है, प्रेडिक्शन यही बता रही हैं, लेकिन किस हद तक ये हीट वेव महसूस की जा सकती है, किन इलाकों में महसूस की जा सकती है, और फिर मौसम कब तक बेहतर होगा? और हमने हमेशा देखा है कि जो बकरा ईद है इस पर तो गर्मी होती है। आम हालात में जब बारिश हो रही हो, लेकिन जैसे ही ईद उल अज़हा का आगाज़ होता है तो गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। देखिए, ये जो गर्मी की लहर आएगी, ख़ास तौर पे जो ईद की छुट्टियां हैं, ईद के दिन होंगे, इसमें शिद्दत होगी ज़्यादा। अब इसमें जो इलाके शामिल होंगे, ख़ास तौर पे जो सिंध, तकरीबन पूरा सिंध जो है ना, वो वहाँ पर शदीद गर्मी होगी। आपके जितने भी सखर हो गया, लाड़काना हो गया, जैकबाबाद, इसके अलावा जो दादू के इलाके हैं, मौजदड़ों के इलाके हैं, और गिरदुनवा के हैदराबाद में इवन गर्मी पड़ेगी। तो ये जितने भी इलाके होंगे यहाँ पर शदीद गर्मी होगी। और इस तरह जो है आपका जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के इलाके, ये मुल्तान, रहीम यार खान, साहिवाल, ओकाड़ा,
इसके अलावा जो खानपुर के इलाके होंगे, इसके गिरदनवा के इलाके, यहाँ पर शदीद गर्मी पड़ने वाली है ईद के दिनों में। और ये गर्मी की लहर नीचे भी होगी और फिर ये वस्ती पंजाब तक आएगी, बलाई पंजाब में भी होगी। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, DI खान, लकी मरवत और इसके गिरदनवा के जितने भी इलाके होंगे, ये सारे यहाँ पर भी गर्मी की लहर होगी। जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे, जनूबी बलूचिस्तान के इलाके, यहाँ पर भी जो है वो गर्मी की लहर जो है ना ये ईद के दिनों में होगी। इसके अलावा जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके गिरदनवा के इलाके जितने भी हैं, खिता पठवार है, यहाँ पर भी ये शदीद गर्मी जो है वो पड़ने वाली है जी। और कोई बारिशों का सिस्टम दूर दूर तक कहीं दिखाई दे रहा है, कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम विक साहब? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये जो बारिश वाला सिलसिला आया, इसने जो है गैप्स के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की, आंधी भी आई, जिससे वक्ती तौर पे जो है थोड़ा बहुत जो है ना वो रिलीफ मिला है। लेकिन ये है कि गर्मी जो है ना वो दिन में गर्मी रहेगी और रात को ज़रा थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा बलाई इलाकों में। ये भी अगले 1 से 2 रोज़, उसके बाद अगले 24 से 48 घंटे, उसके बाद जो है ना वो गर्मी में रात को भी गर्मी होगी, दिन में भी गर्मी होगी। और विक साहब, ये जो शदीद गर्मी या हीट वेव के आसार या फोकास की जा रही है, इससे यकीनी तौर पे ग्लेशियर्स भी पिघलेंगे, तो खुदा न खास्ता अगर मानसून में बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर ये ख़तरा भी है कि सैलाबी सूरत हाल हो दोबारा से इस साल भी? देखिए, ये जो ग्लेशियर का मेल्ट होना ये एक फितरी अमल है। जैसे क्योंकि हमारे जो सर्दी जब पड़ती है तो सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है और जैसे गर्मी आती है तो गर्मियों में वहाँ पर मेल्टिंग होती है। अभी ये जो स्पेल गुजरा है बारिश वाला, इसने जो गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाका जात हैं, इनके टेम्परेचर जो है ना वो फॉल हो गए हैं, कम हो गए हैं। दोबारा से जब गर्मी की लहर आएगी तो वो दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होंगे, फिर उसमें मेल्टिंग ज़्यादा हो जाएगी और जो दरियाओं में पानी का बहाव है उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन इस वाले स्पेल से कोई ऐसा फ्लड नहीं आने वाला बड़े दरियाओं में कि जिससे कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन ताहम जो आपने बात की कि मानसून में कोई ऐसा हो सकता है, तो मानसून में ऑब्वियसली जब कोई ऐसा स्पेल आएगा मानसून का, तो उसमें जो है ना वो फ्लड वगैरह आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा वर्क साहब, ये भी बताइएगा, अभी तो बताया जा रहा है कि 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इसके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इससे पहले अगर मई की बात कर ली जाए कुछ साल पहले, तो क्या इससे इंक्रीज़ भी हुए हैं टेम्परेचर, या इतने ही इसी पर रहते थे, 42-45 के बीच में रहते थे, या इससे कम हुआ करते थे? क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों को हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं। देखिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं, मामूल के जो मुताबिक टेम्परेचर्स होते हैं, वो सिंध में ज़्यादा हुआ करते हैं, वो 40-45 तक जाते हैं, इवन 45 तक भी नॉर्मल टेम्परेचर बाद इलाकों में होता है इस सीज़न में, मई के सीज़न में। अब आपने जो हिस्टोरिकली हम देखें तो कई इलाकों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ किया हुआ है, जैसा कि तुर्बत में 2017 में 54 डिग्री सेंटीग्रेड मई के महीने में ही गया था, 17 मई को गया था। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो टेम्परेचर है वो हमारा जो है वो तुर्बत में है। तो इसके अलावा जो और मोजदड़ो और इसके गिरदनवा के इलाके दादू में भी जो टेम्परेचर जो है ना वो इसके आसपास जो है ना 50 और 51-52 जाता है। तो ये हिस्टोरिकली गए हुए हैं। तो इस बार जो अभी जब हीट वेव आएगी तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सिंध के कुछ इलाके होंगे वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो 50 के आसपास या 50 को टच कर सकता है। अच्छा वर्क साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ग्लेशियर का पिघलना, गर्मी की शिद्दत का बढ़ना और ग्लेशियर्स का पिघलना, ये तो नेचुरल एक फिनोमेना है जो हर साल ही होता है और इस महीने से आगाज़ हो जाता है उसका। जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या हिदायत हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हो चुकी हैं और इस बार थोड़ी सी ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ लंबी चौड़ी हुई हैं और उसके साथ ही गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ भी हो चुका है। तो क्या कहते हैं आप, क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं जो कि उनको अपनानी चाहिए कि ग्लेशियर पिघलने या फिर लैंडस्लाइडिंग या इस तरह के मामलात ना हो जाए? देखिए, क्योंकि जो ईद की छुट्टियां हैं या ईद के दिनों में शुमाली इलाका जात में कोई ऐसा बारिशों वाला सिलसिला जो है ना नहीं है, तो लिहाजा गर्मी में इजाफा होगा और जो फ़्लो होगा उधर दरियाओं का वो ज़्यादा होगा। लिहाजा जो भी सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए यही गुजारिश है कि वो दरियाओं के जो बेड हैं वहाँ पर ना जाएं। दरिया के अंदर जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को, क्योंकि मेल्टिंग हो रही होती है, मेल्टिंग तेज़ी से होगी तो वो पानी का फ़्लो भी तेज़ होगा।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान विर्क साहब डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद थे। और जो नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करें, थोड़ी एहतियात बरतिए, दरियाओं के करीब मत जाइए, दरियाओं के बेड्स के करीब मत जाइए, क्योंकि इस वक्त ग्लेशियर पिघलने का मौसम है, लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, ग्लेशियर पिघलने से पानी का बहाव भी तेज़ हो सकता है। तो इसलिए अपनी जान को महफूज रखना आपका सबसे पहला फ़र्ज़ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आप यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, ब्रेक के बाद शामिल करेंगे दीगर इशूज़। हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी, ये शेर जो है ये हमें पूरा होता हुआ नज़र आता है अपने पाकिस्तान के अंदर। पंजाब कॉलेज की ICS की तालिबा हैं जीना अली, जिनका एजाज़ ये है कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल रिसर्च ओलंपियाड मुकाबले के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इंटरनेशनल रिसर्च ओलंपियाड मुकाबले का अहतमाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के ज़ेर अहतमाम करवाया जा रहा है। और जीना अली क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले में रवां साल मार्च अप्रैल 2026 में मुनक़िद जो होने हैं उसके अंदर जो है वो जून को जा रही हैं, 19 जून को। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पार्टिसिपेट करेंगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी, अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने पेरेंट्स का और अपना भी नाम रोशन करेंगी। तो हमारी तरफ से सबसे पहले तो जीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी टफ रहा, कितना मुश्किल था ये, क्योंकि आपने बताया कि रिसर्च पेपर्स आपको दिए गए थे, पहले से पता था, ये सरप्राइज़ था आपके लिए भी? जी, ये काफ़ी टफ कंपटीशन था और काफ़ी कम्पिटिटिव था। तो हमें मॉक पेपर प्रोवाइड किए गए थे बेसिकली, और पास पेपर थे, उसके बेसिस पे मैंने तैयारी की थी। फिर सेमीफाइनल थोड़े मुश्किल थे, बट ओपन राउंड इजी था। अच्छा, वो ऑनलाइन हुआ सारा प्रोसेस? जी, ओपन राउंड और सेमीफाइनल ऑनलाइन हुए थे, फाइनल इन पर्सन है। अच्छा, यहाँ पे उनकी टीम आई हुई थी? जी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने जिस तरह से बताया कि पाकिस्तान के और भी बहुत सारे बच्चे थे और हज़ारों की तादाद में दीगर ममालिक के या दीगर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। पहली बात तो ये कि आप पाकिस्तान की होनहार बच्ची जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें आपने अचीवमेंट हासिल की है। बाकी जो बच्चे थे उनके लिए इतना टफ क्यों रहा? क्या ऐसे ट्रिक थे जो आपने इस्तेमाल किए जो दूसरों को समझ नहीं आया? बस मैं पहले भी काफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, मतलब सिंस आई वाज 9। तो मैंने एक नैब भी विन किया था, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, और एक एजुकेशनिस्ट था वो विन किया था, एक जर्मन मैथ ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई किया था। सो इसलिए बस आई वाज यूज्ड टू इट, इसलिए क्वालिफाई कर लिया। ज़बरदस्त जीना। और ये आपके पेरेंट्स ने अपना नाम बड़ा प्यारा चुन के रखा है, इसका मतलब क्या है? जीना बेसिकली ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है प्रिंसेस बॉर्न इनटू अ नोबल फैमिली एंड गुड लक। वाह, ज़बरदस्त। तो आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं इस अचीवमेंट पर? पेरेंट्स ऑफ कोर्स बहुत खुश हैं, उनका नाम रोशन किया मैंने, वो भी कह रहे थे, और सबको बहुत खुशी है ऑफ कोर्स। अच्छा, आजकल बच्चों को कहा जाए ना पेरेंट्स का नाम रोशन करना, तो माँ बाप का नाम लिख के ना ऊपर लाइट लगा देते हैं। तो आपने वो नहीं किया, आपने जेन्युइनली नाम रोशन किया है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट्स आप बता रही थी, हम ब्रेक में भी आपसे बात कर रहे थे, एक तो इसमें AI से रिलेटेड भी था, IT से रिलेटेड था, थोड़ा सा डिटेल बताएं ना हमारे बच्चों को, क्योंकि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, आपने इसमें कामयाबी हासिल की। अब आप नेक्स्ट मंथ आप बता रही थी जून में जा रही हैं जी, तो इसमें क्या करना पड़ा आपको? स्टार्ट आपने कहाँ से लिया? मुख्तलिफ आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट तो करती थी, लेकिन वही चीज़ जो विशाल भी जानना चाह रही हैं कि आपको सिलेक्ट करने की वजह आपको क्या लगती है? आपने क्या बेहतर किया बाकी बच्चों से? आई गेस एक उसमें पार्ट था कि हमें एक ऑडियो रिकॉर्ड करनी थी, मतलब एक रिसर्च पेपर प्रोवाइड किया गया था, उसकी समरी जनरेट करके 10 मिनट में और 5 मिनट उसके बारे में बोलना था। सो आई गेस मैंने वो बेहतर परफॉर्म किया था। ज़बरदस्त। और उस बेहतरी में आप और बच्चों को जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी थोड़ा गाइड करें ना कि वो ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि IT या AI का जो दौर है उसके अंदर एक पूरा समुंदर है। और हमारे जो बच्चे हैं उसके अंदर शायद वो चीटिंग करने में, अपने असाइनमेंट्स बनवाने में या अपने थीसिस लिखने में शायद उसका इस्तेमाल करते हों, लेकिन सही इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है जो आप उससे रहनुमाई ले रही हैं? मेरे ख्याल है कि जैसे हमें कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो हम AI को कंसल्ट कर सकते हैं। कोई हमें समझ इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है तो AI वो उसको इलस्ट्रेट कर सकती है और विजुअल ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकती है। तो हमें मतलब पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए उसका इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। ज़बरदस्त। और ये वो बच्चे हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, एक मौका देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे बच्चों को ये मौका मिल जाए तो फिर वो कर दिखाते हैं। मैंने देखा बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक छोटा सा आपने पुश किया है और फिर उन बच्चों ने मुल्क में आपका नाम, पाकिस्तान से बाहर आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो जीना, आप जिस तरह से बता भी रही हैं कि
इसके अंदर हमें बहुत सारी सपोर्ट एआई से भी मिलती है, बहुत सारे फीचर्स जो है उसके ऐसे हैं जिसमें आप हेल्प लेती हैं। हमारे जो आज के बच्चे हैं उनके लिए क्या आप उनको बताना चाहेंगी, तरीक़ाकार क्या हो सकता है इस तरह के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करें या फिर उनको विन भी करें और ये अचीवमेंट वो भी हासिल कर सकें, तो क्या ऐसे गुर हैं जो आप उनको बताना चाहेंगी? मेरी यही है कि आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए विन करने की, और आप लाइक बुक्स से निकल के भी और इवेंट सीख करें। आजकल काफ़ी बच्चे बस बुक्स में लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हमें उनके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक्स्ट्रा ऐसी इवेंट सीख करने चाहिए। बाकी ये है कि पास पेपर कंसल्ट करें, पास पेपर हो गए, मॉक एग्ज़ाम हो गए और वेबसाइट पे उनकी सारे करिकुलम अवेलेबल होता है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें तो हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इंटरनेशनल रिसर्च ओलंपियाड के अंदर आपने खुद पर्सनली अप्लाई किया था, आपके इंस्टीट्यूट ने ये सारा प्रोसेस, अभी आप बता रहे हैं कि स्पॉन्सर भी आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त काविश है। हम तो देखते हैं कि बहुत से टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो अपने तौर पे ही कोशिश करते हैं और उसका ख़र्चा भी खुद उठाते हैं, तो पंजाब कॉलेज की तरफ से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अप्लाई भी आपने खुद ही किया था, ये भी आपके इंस्टीट्यूट ने किया? नहीं, हमें पंजाब कॉलेज ने बेसिकली बताया था इस इवेंट के बारे में और कहा था कि अगर हम ना कोई क्वालिफाई करता है तो हम स्पॉन्सर करेंगे। उन्होंने हमें एक लिंक प्रोवाइड किया था जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं थी, वैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस $25 थी, तो हमने उस लिंक के थ्रू रजिस्टर करवाया था, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं थी। ज़बरदस्त। उसके बाद आपके कॉलेज के और भी बच्चे थे पंजाब कॉलेज के जिन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया था? जी, काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया था, मेरी ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने किया था पार्टिसिपेट। ज़बरदस्त। लेकिन वो आप वाहिद बच्ची हैं जिसने विन किया। अब आगे के गोल्स क्या हैं? आगे के गोल में ऑफ कोर्स वीज़ा मिल जाए और मैं जा सकूं हार्वर्ड, उसके बाद विन कर सकूं गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कॉलेज के लिए। और फ्यूचर में वीज़ा तो आपको इंशाल्लाह मिल ही जाएगा, टैलेंटेड बच्चों को मिल ही जाता है। और जिस तरह से अब ये मैसाचुसेट्स में बता रही थी आप, मैसाचुसेट्स स्टेट में, वहाँ पे ये इवेंट होने जा रहा है, तो वो आपको डेफिनेटली बुलाएंगे। और वो जितनी भी क्रीम है जिसके ऊपर हम बात भी करते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में, जितने भी हमारे होनहार बच्चे होते हैं किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको बैरूनी दुनिया में या तो जॉब ऑफर हो जाती हैं। आपका इरादा क्या, अगर कोई ऑफ़र होती है किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वहीं पे मूव कर जाना है या पाकिस्तान के अंदर ही रहना? आपकी स्माइल बता रही है कि आपका इरादा कोई बना हुआ है पहले से। डिपेंड करता है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं और क्या गोल होते हैं, क्या पोजीशन है फाइनेंशियल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे इवेंट हो रहा है, अगर वो आपको ऑफ़र करें जी यहाँ पे आके पढ़ाई करें, फिर वो वैसे तो काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और उधर जाना मतलब काफ़ी सैकड़ों लोगों का ख्वाब होता है, बट इट डिपेंड्स फाइनेंशियल एड क्या मिलती है और बाकी सपोर्ट क्या होता है, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। बाकी पेरेंटल कंसेंट ऑफ कोर्स। इंशाल्लाह गुड लक जीना, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आप इसी तरह से चमकती रहिए, सबका नाम रोशन करती रहिए और आपके इस इवेंट के लिए भी हमारी बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आपके गोल्स में। बाकी आपको कहीं पर भी मौका मिलता है तो आप दूसरों को भी सपोर्ट किया करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फेलोज़ को और उन बच्चों को जो नहीं समझ पा रहे इन चीज़ों को या जो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे उनको भी सपोर्ट किया जाता है, वो भी आगे। लेकिन एग्जाम में चीटिंग करवा के सपोर्ट नहीं करना, वैसे उनको बताना है कि किस तरह से अपनी स्किल्स को बेहतर कर सके। थैंक यू सो मच। जी हमारे साथ मौजूद थी, जीना अली मौजूद थी और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जो कामयाबी है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। इसी तरह के और भी बहुत से बच्चे हैं, उनको थपकी की ज़रूरत होती है, सही गाइडेंस, सही रहनुमाई की ज़रूरत होती है, तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। एक अहम मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे। एक अदाकारा है, हमारी नामवर अदाकारा मोमिना इकबाल, और उनके साथ एफिलिएट किया जा रहा है। नून लीग के एमपीए हैं, आज़ाद सीट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर नून लीग का टिकट हासिल किया और फिर वो एमपीए बने। और कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से हिरासा करने के सबूत और मालूमात तफ्तीशी अफसरान के सामने पेश कर दिए गए हैं। साकिब चद्दर इनका नाम है और लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई असम्बली के रुकन साकिब चद्दर के खिलाफ अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने के केस में सनसनीखेज पेशरफ भी हुई है और इंकशाफात भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये तमाम इंकशाफात हम जानेंगे क्योंकि नामवर अदाकारा मोमिना इकबाल ने अपने वकील के हमरा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर में पेश हुई हैं वो, जहाँ पर उन्होंने मुबैना हिरासगी के ठोस
जो सबूत हैं वो तफ्तीशी अफसरान के सामने रख दिए हैं, जिसमें उन्हें धमकी अमेज़ जो मैसेजेस हैं वो दिए जा रहे हैं, उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं, ये तो हम देख रहे थे कि अभी इल्ज़ाम तो हिरासगी का लगाया जा रहा है, लेकिन इनका रिलेशन शायद 4-5 साल पुराना है। जिस वक्त MPA भी नहीं थे साकिब चद्दड़। तो जान लेते हैं, हमारे साथ शिराज निसार साहब मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। और वैसे तो ये क्राइम रिपोर्टर हैं, लेकिन इस तरह की दिलचस्प खबरें भी इन्हीं के पास से हमें मिलती हैं, इसलिए आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो शिराज निसार साहब, क्या आपके पास इतलात हैं इस हवाले से? और अभी तो सिर्फ हरासा करने के सबूत जो है वो सामने आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं साकिब चद्दड़ ने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, उनका वकील के बयान सामने आ रहे थे, जिसमें वो इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि जी हमारे पास बहुत सारे हक़ाइक़ हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम रिटन में सामने लाएंगे, वर्बली हम नहीं बताएंगे। और ये 5 से 6 साल का रिलेशन जो कि बहुत क्लोज रिलेशन था, उसके बाद आखिर ऐसा हुआ क्या कि उन्हें हरासा करने की कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ी, क्या वजूहात बनी? जी बिल्कुल जुनैद और इशार, जिस तरह आपने भी बताया कि 4 साल, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों ने, आपके पास भी बहुत मालूमात हैं। और 2022 से साकिब जो है उसका ताल्लुक था मोमना से, और जो मोमना इकबाल ने साइबर क्राइम लाहौर डायरेक्टर वसीम जो है उनको जो एप्लीकेशन दी है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन भिजवाई गई थी, ये 4 रोज कबल कराची थी जब मोमना, तब ऑनलाइन एप्लीकेशन भिजवाई गई थी और उस पर फिर नोटिस लिया गया। जब वजीर आला पंजाब ने, मरीम नवाज ने इनिशिएटिव लिया, जब उनको ये भी एक ट्वीट किया गया कि आपकी रेड लाइन है और मुझे तंग किया जा रहा है, तो फिर एडिशनल IG साइबर क्राइम जो खुरम शाह है, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी गई वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कि साकिब को तलब करके उससे पूछा जाए। तो बिल्कुल मोमना भी जब लाहौर पहुंची है तो वो अपने वकील के साथ और साकिब चद्दड़ अपने वकील के साथ गए हैं, और साकिब के वकील ने ये कहा कि मैंने अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई ऐसा मवाद नहीं लगाया जो साइबर क्राइम के जुमरे में आता हो, जबकि मोमना का ये कहना है कि मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ ग्रुप्स के व्हाट्सएप से जो है वो मुझे मैसेजेस आए हैं धमकी में। और ये इनकी लड़ाई इसलिए तो 2022 से इनका ताल्लुक था और दोनों शादी भी करना चाहते थे, और मोमना ने अपने घर भी बता दिया था, साकिब जो है उसने अपने घर वालों को भी भिजवा दिया और रिश्ता भी होने लगा था। लेकिन पहले साकिब ने मोमना को ये नहीं बताया कि उसकी 2 शादियां पहले से भी मौजूद हैं, और जब मोमना को इस बात का पता चला कि ये ऑलरेडी 2 शादियां कर चुका तो उसने इससे बिल्कुल किनारा कर लिया। अब मोमना की एक नई जगह पर मंगनी हुई है, तो उसने ये इल्जाम लगाया कि मेरे मंगेतर को ना सिर्फ हिरासा किया जा रहा है। हिरासा किस अंदाज में किया जा रहा है, धमकियां किस तरह की दी जा रही हैं, क्या कोई सबूत अभी तक मोमना इकबाल की तरफ से पेश किया गया, और अपने सफाई में क्या जस्टिफिकेशन पेश की जा रही है साकिब चद्दड़ की तरफ से, क्या बयानात क्या सामने आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, साकिब ने जो अपने वकील के साथ जाकर MCCI में बयान दिया, उनका यही कहना है कि जी मैंने बिल्कुल ताल्लुक था, शादी भी करना चाहता था, घर वाले भी भिजवाए, लेकिन जब मोमना ने इनकार किया तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा मुझे गुस्सा जरूर आया, 1-2 ऐसे मैसेज भी होंगे, लेकिन उसके बाद जब मंगनी हो गई तो मैंने कुछ नहीं कहा। जबकि मोमना का ये कहना है कि एक मुकदमा दर्ज करवाया गया जो नामालूम अफराद के खिलाफ है, और उसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में मेरे मंगेतर को भी हरास किया जा रहा है, जिसे छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। और मोमना ने कुछ ऐसे भी शवाहिद जो है व्हाट्सएप के वो NCCI को दे दिए जिसमें धमकी अमेज मवाद जो है वो मौजूद है। और मोमना ने ये भी इल्जाम लगाया कि पहले मैंने 2 बार थाने, मुतलका जो थाना है लाहौर के 2 थानों में भी एप्लीकेशन भी दी, उनको बताया भी, लेकिन वो मुझे यही कहते रहे कि MPA है छठो बरे ताकि सुलह करा देने हैं। उसके बाद वो NCCI की और वज़ीर आला पंजाब को जब तहरीरी तौर पर, वज़ीर आला पंजाब तो बड़ी पर्टिनेंट है इस खरासगी वाले मामलात में, ख़ातीन के हुकूक़ के मामले में वो बहुत ज़्यादा सरगर्म रहती हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस उन्होंने बनाई हैं इवन के बच्चियों को एम्पावर करने के लिए। तो इस मामले पे उनका अपना ही MPA अगर किसी खातून को हिरासा कर रहा है और वो शोबिस से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर एक आम बच्ची किस तरह से ख़ुद को महफूज महसूस करेगी? बिल्कुल जुनैद, आपका सवाल ठीक है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़ुसूसी तौर पर इस एप्लीकेशन पर अमली मुजाहरा भी दिखाया, जो उन्होंने कहा था कि मेरी रेड लाइन है, अगर कोई किसी को हिरास करेगा तो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ही जब इनिशिएटिव लिया गया तो फिर MPA को भी नोटिस भिजवाया गया कि आप पेश दो और अपना बयान कलमबंद करवाएं, और अगर ना करवाएंगे तो फिर हम 1 साइडेड कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसके बाद वो पेश हुआ। तो इसमें वज़ीर आला पंजाब को जरूर क्रेडिट है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और जब भी कभी
किसी भी जगह पर खवातीन का खासतौर पर मामला होता है तो वज़ीर आला पंजाब इसी तरह नजर आती है। अच्छा, अब जिस तरह हम देख रहे हैं शिराज साहब के जो साकिब चदड़ का वकील है वो भी ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे शवाहिद हैं, हकायक हैं, बहुत सारी तफसीलात हैं हमारे पास, वो हम मंजर आम पर लाएंगे। और अगर इतना क्लोज रिलेशन, बार बार वो जो तस्करा कर रहा है वो क्लोज ताल्लुकात का तस्करा कर रहा है, इस तरह से मोमना इकबाल को उछालना पर्पज़ है या फिर वाकई उनके पास कुछ ऐसे हकायक हैं? और अगर किसी के साथ ताल्लुक भी रहा है और वो शादी के लिए सीरियस भी थे और कुछ चीज़ें मोमना इकबाल को पता चलने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया, तो भी इस तरह से थ्रेटन करना या उन्हें हरास करने की तो तुक नहीं बनती है। तो जो हकायक उनके पास हैं, उस साइड की भी कोई आपके पास खबर आई है कि क्या हकायक लिए बैठे हैं वो? क्या सिर्फ किरदारकशी करना ही उनका मकसद है या कुछ और भी है उनके पास? बिल्कुल इशाल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, अगर किसी के साथ 4 साल रिलेशन रहा हो और उससे बंदा शादी भी करना चाहता हो तो कोई अगर आई लव यू कहेगा तो उसको आई लव यू टू तो कहना वो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। अगर इस तरह के मैसेजेस उनके वकील के पास हैं भी जो उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों को दिखाए भी, तो वो इतनी कोई मायूब बात नहीं है। ताल्लुक है, घर वालों को पता है शादी करना चाह रहे हैं। वो तो जब 2 शादियां पहले से निकल आई तो फिर उसने इनकार कर दिया। अब इससे भी एक जो खौफनाक बात है वो ये है कि मोमना जब पेश हुई है तो उसने ये कहा है कि 27 ऐसी लड़कियां, ये इल्जाम जो मोमना की तरफ से बताया गया है कि वो ऐसी मोमना के राब्ते में आ चुकी हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि इसी तरह के मैसेजेस इनएम्पीबल ये इल्जाम लगाया गया कि वो उनके साथ भी करते रहे हैं। और ये तो फिर आदि मुजरिम हुए ना। अभी आप बता रहे हैं कि 2 शादियां ऑलरेडी उनकी हो चुकी हैं, दोनों शादियां बरकरार भी हैं और उन दोनों जो खातीन हैं उनके साथ वो निकाह में है, और तीसरी शादी वो मोमना इकबाल के साथ करना चाह रहे थे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। और जो मोमना ने इल्जाम लगाया है इसकी तस्दीक होना भी बाकी है कि उसने ये कहा है कि मैं अब एंड तक, अब जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने इनिशिएटिव लिया तो मैं भी इस केस के एंड तक जाऊंगी। जो 25 लड़कियां हैं उनको भी अपने साथ मिलाऊंगी जिनको इसी तरह हरास करने की कोशिश की गई है, और उनके पास कुछ मैसेजेस भी हैं। ये इल्जाम मोमना की तरफ से है और जो उसने बरमला का है और इसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। अब जो साकिब चदड़ के वकील हैं उनका ये कहना है कि NCCI ये फोरम ठीक नहीं है, दूसरे फोरम पर जो है वो बिल्कुल इस तरह के मामलात को तो सीधा इन पर FIR होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आदि मुजरिम हैं और इतनी लड़कियों को आप मैसेजेस करते हैं, उनके साथ आप ताल्लुकात कायम करते हैं और 2 से 3 शादियां आप ऑलरेडी रखे हुए हैं, फिर आप ख्वाहिशमंद हैं, तो आपके साथ कार्रवाई कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए, NCCI के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक बात तो उनकी सही है शिराज निसार साहब, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो MPA या MNAs हैं जो कि अपने ताल्लुकात का या अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कभी तंजीम साजी के नाम पर तो कभी ख़वातीन के साथ शादी के नाम पर, इनको मरीम नवाज़ साहबा जो है वो लगाम डाल पाएंगी। अगर पंजाब के अंदर ये होगा तो फिर अगर रेड लाइन भी है मरीम नवाज़ साहिबा की तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे कराम जो कि कुर्बानी के हवाले से मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हम जानना चाहते हैं उस पर बात की जाएगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करेंगे ईद कुर्बान करीब है और इस मौके पर जहां मंडियों में भाव ताव जारी है वहीं पर छुरियां, चाकू, बुगदों की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है और शहर भर में ईद कुर्बान की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। तो जहां जानवर ख़रीदना मुश्किल हो चुका है वहाँ पर उनके कुर्बानी के जो औजार हैं सारे वो भी महंगे हो चुके हैं। बिल्कुल, और शहरियों की तवज्जो छुरियों, टोकों और दीगर आलात कुर्बानी की ख़रीदारी और उन्हें तेज़ करवाने पर लगी हुई है। गुजरांवाला से बात करते हैं अपने नुमाइंदे इफ्तिखार अली से और उनसे जानते हैं कि भाव ताव रेट कितने बढ़ चुके हैं इन तमाम औजारों के और छुरियों के, बाकी जितनी भी लवाजमात चाहिए होते हैं इसके लिए। इफ्तिखार बताएगा कि कितने दाम इनके बढ़ चुके हैं। जी जुनेद इशाल, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरांवाला में भी मुल्क भर की तरह मवेशी मंडियां सजाए जाने के बाद जानवरों की, मवेशियों की ख़रीदारी का सिलसिला ताहाल जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अगर बात की जाए जानवरों की तो इसके साथ साथ एक अहम मरहला जो है वो छुरियों और बुगदों की ख़रीदारी और उसे तेज़ करवाने का होता है ताकि जो है वो बआसानी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुमकिन हो सके। गुजरांवाला में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम एक ऐसी दुकान पे मौजूद हैं जहाँ पर छुरियाँ और बुगदे
टोके वगैरह तेज़ किए जा रहे हैं और खरीदारों का रश भी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छुरियां टोके तेज़ करवाने के लिए यहाँ पर दुकानों पे मौजूद हैं। दुकानदार से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, आप छुरियां टोके तेज़ करवाने आए हैं, तो क्या रेट्स बता रहे हैं ये? सर बहुत ज़्यादा रेट हैं। आगे पहले कुर्बानी ली है कल, वो भी इतनी महंगाई की तो अखीर हो गई है। अभी हम लोग बुगदे वालों के पास आए हैं, ये एक बुगदा और 2 छुरी का 1000 रुपया ले रहे हैं। बताएं इतनी महंगाई में बंदा क्या करे। अच्छा, ये अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो ख़रीदारी का रेट अलग है और अगर तेज़ करवाते हैं तो उसका रेट अलग है? बिल्कुल सर, अभी ये मैं खाली तेज़ करवाने के लिए आया हूँ। जो एक बुगदा और 2 छुरी 1000 रुपया ये ले रहे हैं, ये महंगाई अखीर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। जी, बहुत शुक्रिया। एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद थे गुजरावाला से, और गुजरावाला में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो तमाम छुरियां टोके हैं वो इतने महंगे हो चुके हैं कि अब उनको तेज़ करवाना तो बड़ी दूर की बात है, ख़रीदना तो बड़ी दूर की बात है, उनको तेज़ भी करवाना बड़ा चैलेंज। जो 1000 रुपया मांगा जा रहा है एक छुरी का और एक बुगदे का। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि होश के नाखून ले जाएं। गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, और वो है ईद उल अज़हा सिर्फ नए कपड़े पहनने, उम्दा खाने खाने और रस्म कुर्बानी अदा करने का नाम नहीं होता, बल्कि ये इसार, मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत का अजीम दर्स देने वाला त्यौहार है। बिल्कुल जी, इस्लाम हमें सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने तक महदूद नहीं है, बल्कि अपने गरूर, खुद गर्जी, हसद, नफ़रत और बेहिसी को भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना असल रूह कुर्बानी है। और हम लोग तो अपनी अनाएँ ख़त्म ही नहीं करते, जिससे नाराज़ हैं, साल हर साल नाराज़ रहते हैं। तो ये ईद हमें इस चीज़ का भी दर्स देती है, अपनों को मनाने का भी दर्स देती है। हमारे साथ मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी, इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे मुफ्ती साहब आपको। और जिस तरह से अभी हम बात भी करें कि ये सारो कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैदा करने का भी हमें सबक देती है, और फिर अपनी अनाओं को मारने, अपनी खुदी को मारने का भी हमें दर्स दिया जाता है इसके अंदर। हम लोग तो अपनों को मनाने में इतनी देर कर देते हैं कि वो दुनिया से चले जाते हैं, अपनी अना में सिर्फ कि हमें उन्होंने ये कह दिया था तो हम आगे पहल क्यों करें, या हमने फ़लाँ को नहीं बुलाना क्योंकि फ़लाँ ने हमारे साथ ये कर दिया था। तो इस ईद कुर्बान पे क्या असल मकसद पूरा कर पाएंगे, उसकी रूह को हासिल कर पाएंगे अगर हमने अपने अंदर की अना, इस गरूर, इस तकब्बुर को ना ख़त्म किया तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि कुर्बानी की हकीकी रूह जो है वो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना है। सर फहरिस्त बुग़्ज़, तासुब, हसद, अना, जब तक हम इन चीज़ों को यानी ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम कुर्बानी की हकीकी रूह से अपने दिल को, अपनी रूह को फैज़याब नहीं कर सकेंगे। तो ये बुनियादी मकसद है। और दूसरी बात आपने बजा फरमाई है कि कुर्बानी जो है वो जहाँ पर हमें तकवा, इताअत इलाही का दर्स देती है, वहाँ पर कुर्बानी हमें ईसार का दर्स भी देती है कि अपनी ज़ात से बढ़कर दूसरों की ज़ात को तरजीह दी जाए। अगर ये चीज़ें कुर्बानी के अंदर मौजूद हैं तो बिला शुबा वो कुर्बानी जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल भी है, हमारी बख्शिश का ज़रिया भी है, और कल आखरत वाले दिन यही कुर्बानी जो है वो अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश का ज़रिया भी बनेगी। लेकिन अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि आया कि हम लोग कुर्बानी जो है वो वाक़तन उसकी हकीकी रूह के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इखलास लिल्लाहियत के जज्बे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और कुर्बानी जो है ये तो हकीकत में है ही इसीलिए कि ये मेरा माल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। रियाकारी, नमूदो नुमाइश, इन तमाम चीज़ों से पाक होना ही हकीकत में कुर्बानी के हकीकी मकासद भी हैं और कुर्बानी के हकीकी फ़वाइद भी हैं, जिनसे ना सिर्फ ये कि हम अपने आप को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं इनफरादी तौर पर, बल्कि इज्तमाई तौर पर हमारी कुर्बानी जो है वो मुआशरा के लिए नफ़ा का बाइस भी बन सकती है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेहतरीन शख्स वो है कि जिसका वजूद दूसरों के लिए नफ़ा का बाइस बनना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ात को भी दूसरों के वजूद के लिए नफ़ा का बाइस बनाएं। सेकेंडली हम अपने माल को भी दूसरों के वजूद के लिए नफ़ा का बाइस बनाएं। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात यह है, हमारे पास जो कुछ भी है हमें ये समझना चाहिए ये हमारा अपना नहीं है, ये अल्लाह का अता करदा है। सूरह बकरा की 3री आया मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाना है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ए बंदगाने खुदा तुम्हारे पास जो कुछ है ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा ही दिया हुआ है। अगर हमारा ही दिया हुआ है तो फिर हमने अल्लाह की इताअत के मुताबिक
उसके फरमान के मुताबिक, उसके प्यारे रसूल की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी की हकीकी रूह जो है उसको बेदार करना है, ताकि ये कुर्बानी जो है वो हमारे लिए अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बन सके और उसकी रज़ा के हुसूल का ज़रिया बन सके। सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब, इसके लिए ख़ुद तो तैयार कैसे किया जाए? जो साल साल की गंदगी या जंग आलूद हमने अपने दिल को, अपने दिमागों को, अपने तौर तरीक़ों को कर रखा है, इससे निकलने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, इससे निकलने का तरीका ये है कि जिस तरह की हमारी बहन ने बताया है जी कि आप ऐसा करें कि जिनके साथ आपकी नाराज़गी है, कुर्बानी आपको इस बात का दर्स देती है कि आप जाकर उनसे सुलह कर लें, सुलह कर लें, उनको मना लें। ज़री सी बात है, आज हमारे पास वक्त है, जब ये वक्त गुजर जाएगा फिर हमारे पास वक्त नहीं रहेगा। दिलों में बुग़्ज़, तासुब और हसद का होना ये बंदे के ईमान को ख़त्म कर देता है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर बुग़्ज़ होगा वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यहाँ तक कि वो उसकी खुशबू से भी महरूम रहेगा। तो यहाँ पर हमें इन तमाम बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि कुर्बानी जो है वो माले हलाल से होनी चाहिए, माले हराम से नहीं होनी चाहिए। जहाँ हम देखते हैं कि कुर्बानी का जानवर जो है वो बेऐब होना चाहिए, वहाँ पर इस बात को देखने की ज़रूरत ये है कि हमारा माल भी बेऐब होना चाहिए। अल्लाह पाक चीज़ को पसंद फरमाता है और पाक चीज़ से दी गई चीज़ जो उसकी राह में ख़र्च की जाती है उसको कबूल फरमाता है। और अगर ऐसा करेंगे तो हकीकत में ईमान की मिठास जो है वो हमें महसूस होगी। अब देखा जाए, लोग कुर्बानियाँ करते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है उनके दिलों को इत्मीनान और सुकून नहीं मिलता। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो या तो माले हराम के मुर्तकब होते हैं, सेकंडली ये है कि या तो उन्होंने मखलूक खुदा को अजियत पहुंचाई होती है, तकलीफ़ें पहुंचाई होती हैं कि जिनकी वजह से उनकी कुर्बानी जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो ये दो बुनियादी उसूल हैं, अगर हमें इन दो उसूलों पर अमल कर लें तो बिलाशुबा वो कुर्बानी जो है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होगी। और उसकी कबूलियत का अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा लीजिए कि कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है। जिस आदमी ने इस नीयत और इस इरादे के साथ कबूल की हो, अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी को पहले कबूल फरमा लेता है। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान अजीज़ में फरमाता है, मुझे ना तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है ना तुम्हारे खून की ज़रूरत है, मैं तो देखना चाहता हूँ तुम्हारे दिलों के तकवा को देखना चाहता हूँ। अब बड़ी अहमियत की हामिल बात यह है कि तकवा जो है वो दिलों के अंदर है, नीयत और इरादा, और उस पर कोई दूसरा शख्स मुत्तले नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने अपनी ज़ात के लिए ख़ास रखा है। फरमाया, तुमने मेरे बंदों के बारे में कुछ नहीं करना, वो क्या है और क्या नहीं है मैं उनके दिलों को बेहतर जानता हूँ। तो ये हकीकत में कुर्बानी जो है वो हमें ये वाले फ़वाइद और ये वाला असबाक जो है वो हमें अता करती है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमने देखा कि कुछ रोज़ पहले हमारे साथ मौलाना साहब भी थे, वो हमें बता रहे थे कि अगर घर के अंदर मियाँ और बीवी दो फ़र्द हैं और वो दोनों अपने अपने नाम की कुर्बानी अपनी तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं तो शौहर और बीवी दोनों की अलग अलग कुर्बानी उनके अपने पैसों से होगी। बीवी शौहर से लेकर क्या कुर्बानी कर सकती है, या जो उसके पास जेवर या कोई प्रॉपर्टी की सूरत में या कोई पैसा अपना बैंक अकाउंट में या कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम है उसी से ही उसको करनी होगी? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह वालिदैन अपनी बेटियों को पैसे तोहफे के तौर पर दे देते हैं या कुर्बानी का जानवर तोहफे के तौर पर दे देते हैं, क्या उससे भी कुर्बानी हो सकती है? जी जी बिल्कुल। दोनों जो मसाइल आपने बयान किए हैं ना, दोनों सवालात, इन दोनों सवालात के अंदर हमारी बहनें जो हैं वो कुर्बानी का एहतमाम कर सकती हैं। जिस तरह कि आपने बताया, खातून खाना है, उसका इनकम का अपना सोर्स है। सेकेंडली ये है कि उसका शोहर जो है वो उसको पैसे देता है, वो पैसे उसकी मलकियत है। अगर वो निसाब को पहुँचते हैं, क्योंकि घर की तमाम बुनियादी ज़रूरियात का अहतमाम करना ये खातून की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये शोहर की ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से ये देखा जाएगा कि आया कि उसके पास या उसका अपना माल है, जो भी है, ज़ेवरात है, जो भी है, माल है, अगर वो निसाब को पहुंचता है तो उस पर कुर्बानी करना अपनी तरफ से वाजिब है। ऐसा नहीं है कि वो शोहर की तरफ से करेगी, नहीं, अपनी तरफ से करना वाजिब है। और दूसरे नंबर पर हमारी बेटियां जो हैं, माँ बाप उनके तोहफे तोहफ़ के तौर पर जो चीज़ें देते हैं, अगर वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि वो निसाब के बराबर पहुँच जाते हैं तो हमारी वो बेटियाँ, उसके लिए शर्त यह है कि वो बालिग होनी चाहिए, नाबालिग नहीं, क्योंकि शरीयत के अहकाम जो हैं वो बालिग होने पर लागू होते हैं। अगर वो बालिग हैं तो उन पर फिर कुर्बानी करना जो है वो ज़रूरी है, बसूरत दीगर उन पर कुर्बानी करना। में जानवर आया
हुआ या तोहफे में ही पैसे कुर्बानी के दिए हुए वो भी जायज़ है, वो हो बिल्कुल आपने बिल्कुल वजह फरमाया। अगर पैसे हैं तो भी दूसरे नंबर पर यह है कि अगर उन्होंने जानवर खरीद दिया और एक जानवर अपनी बेटी के नाम का भी खरीद लिया है, होता ना बच्चों को शौक होता है ऐसे, तो ऐसी सूरत हाल में वो अपनी तरफ से इस कुर्बानी का एहतमाम करेंगी तो अल्लाह पाक उस कुर्बानी का भी उनको अजर व सवाब अता फरमाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा करना, जो वालिदैन ऐसा करते हैं वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करते हैं। वो उनको कुर्बानी जो है ना उसके आदाब, कुर्बानी का जज्बा, कुर्बानी के साथ लगाव जो है वो सिखा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये भी हमारी दीनी तालीम और तरबियत का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, कुर्बानी यकीनी तौर पे साहिब इस्तिताअत के ऊपर वाजिब है। अगर कोई कर्ज़दार है वो साहिब इस्तिताअत, लेकिन किसी ऐसी मजबूरी के बायस वो कर्ज़दार हो चुका है और उसके ऊपर कर्ज़ का बोझ भी है, उस सूरत में मज़ीद वो कर्ज़ा लेके कुर्बानी का फरीज़ा अदा करे और फिर जिस वक्त वो ईजी हो जाए तो फिर उनको रिटर्न करते, तरीक़ाकार क्या होगा? जी, इस हवाले से अर्ज़ ये है कि पहली बात तो यह है कि उस पर कुर्बानी करना, जो मकरूज़ शख्स है उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है जी। लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें, यहाँ पर यह बात गौर तलब भी है, बाज़ मकरूज़ ऐसे होते हैं जो कर्ज़ लेकर वापस रिटर्न करने का उनका इरादा नहीं होता, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जो बड़े यानी कि इस हवाले से बड़े एहतमाम करते हैं, जो टाइम देते हैं उस टाइम के अंदर वो कर्ज़ उनको लौटा देते हैं, या उनके पास ऐसे असर व रसूख भी हैं, ऐसे सोर्सेज भी हैं जिनकी वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तो मुफ्ती साहब, सॉरी टू कट, यहाँ पर तो जो ताजर बरादरी है, जो बहुत ही बिलियनर मिलियनर भी हैं, वो भी कर्ज़ लेकर अपने कारोबार को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो साहिब इस्तिताअत हैं, उनके पास मालो दौलत तो है, वो कारोबार अच्छा चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कर्ज़ भी बहुत ज़्यादा ले रखा है, क्योंकि कारोबार, तिजारत वो कर्ज़ की मद में लेकर उससे चला रहे होते हैं। तो उस सूरत में जी इस हवाले से अर्ज़ ये है कि बंदे के पास ना जो कुर्बानी का निसाब है, उस निसाब के पैसे अगर हाथ में मौजूद हैं तो फिर तो वो कुर्बानी करेगा, चाहे वो मकरूज़ हो या मकरूज़ ना हो। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें, अगर वो पैसे इतने उसके पास मौजूद नहीं है और वो मकरूज़, तो फिर उस पर कुर्बानी करना लाजिम नहीं है, चाहे आपने बताया वो करोड़ों का मालिक है लेकिन वो मकरूज़ चल रहा है, क्योंकि शरीयत का ये हुक्म है और शरीयत का हुक्म जो है वो तमाम लोगों के लिए आसानियाँ ही होता है। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खूबसूरत तरीक़ाकार उन्होंने बताया है किस पर वाजिब है, किस के लिए नहीं है। आसानियाँ इस्लाम ने हमारे लिए बहुत सारी रखी हैं, उनको समझना और उनकी अफादियत को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, तो हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।